कहा जाता है कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। जो हमारे सनातन में जो ऋषि मुनि भी इसको मानते थे एक्चुअली, बट आज की डेट में लाल किताब बहुत फेमस है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र था, उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अलग करने के लिए भी ये शायद शब्द आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब जब आती है तो जो रेमेडीज है वो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हो रही है, कम पैसे में एक इफेक्टिव उपाय हो रहा है उसके लिए, और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हैं लाल किताब के अंदर। ऐसे कोई भी उपाय नहीं है जो कि आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़े। लाल किताब तो भूतों के द्वारा लिखी गई है, ये तो हमारे ग्रंथ से मैच ही नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी फिक्स्ड है तो फिर हमें कुछ एस्ट्रोलॉजर को क्यों दिखाना है, और उपाय क्यों करने हैं? अगर ये होना ही है तो फिर उपाय अगर क्यों होना है। करना है। और अगर बदल सकती है तो फिर तो सभी की बदलती है। आजकल मैक्सिमम लोगों का क्राइसिस रहता है कि पैसा कैसे कमाएं। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि तुम ये रेमेडी कर लो 100% तुम्हें रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो भाई फिर तो वो भगवान है। बारे में बहुत लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातें कर कर आप रातों रात थोड़ा सा गेन भी ले सकते हो, हाँ। पब्लिसिटी मिल जाती है, और क्या है कि आप अपनी बेइज्जती भी करा सकते हो रातों रात। राधे राधे। आज हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, एंड वी आर ग्लैड टू हैव हिम with us, and he has years of experience and helped countless individuals and businesses to create harmony and success, and highly respected astrologer and vastu consultant Mr. Jaskaran Singh. Firstly, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच यू गिव टाइम टू अस एंड यू आर हियर फॉर द पॉडकास्ट। धन्यवाद आपके इनविटेशन के लिए। मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे आपको बहुत नॉलेज है, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट। सो लाल किताब और हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है आजकल, वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है? क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। जो हमारे सनातन में जो ऋषि मुनि भी इसको मानते थे एक्चुअली, बट आज की डेट में लाल किताब बहुत फेमस है। उसकी रेमेडीज है, या लोगों के अलग अलग सोशल मीडिया पे भी उनके अलग अलग थॉट्स हैं बहुत लाल किताब को लेकर। तो आप इसको कैसे समझते हैं या कैसे ब्रीफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो शब्द है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट कि दो अलग अलग वे से देखा जा सकता है कि वैदिक काल में जिस एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष शास्त्र का उदय हुआ, या वहां पर जिसको जाना जा रहा था, जो वहां से चलता आ रहा है, शायद लोग उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अदरवाइज जितने भी ग्रंथ है, चाहे वो वृहद पराशर होरा शास्त्र है, सारावली है या फल दीपिका है, उनमें अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी शब्द का कोई मेन वर्णन नहीं मिलता इस तरीके का। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब कि लोगों ने, क्योंकि एक समय में दुनिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में आज भी अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से ज्योतिष को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष जो है वो सिर्फ इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट आप इंडिया मान सकते हो, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला है। ओके। अब ये जो है एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी होती है, ठीक है जी। और जो पर्शियन लोग थे उनका भी एक एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था। ग्रीक एस्ट्रोलॉजर भी होते थे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र था उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अलग करने के लिए भी ये शायद शब्द आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके। बट अदरवाइज जैसे एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांचेज है उनके अंदर, जैसे आप पराशरी है, जेमिनी है, या केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये बड़ी फेमस है। नाड़ी शास्त्र है जो कि बहुत फेमस है। और बहुत रीसेंट टाइम के अंदर, हालांकि केपी एस्ट्रोलॉजी से पहले मान लीजिए लाल किताब का उदय होता है, यानी कि लाल किताब लिखी जाती है, और फर्स्ट लाल किताब 1939 में पंडित रूपचंद जोशी जी के माध्यम से आती है। और उसकी जो खास बात थी, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी को आप देखते हैं तो आप ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट था, या आज भी जो लोग
पराशरी से या जिसको आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी मान रहे हैं, उससे जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो मेजरली क्या उसके अंदर रेमेडियल पार्ट होता है। रेमेडियल पार्ट के अंदर होता है मंत्रोच्चारण कीजिए, पूजा राइट, पाठ, किसी भी भाई इन देवता का मंत्र पढ़िए, ये दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, करेक्ट, मतलब जो भी इस तरीके के मंत्रोच्चारण से जो होती है समस्याओं का समाधान। राइट, कई जगह छोटी मोटी जो रेमेडीज है वो भी होती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। दूसरा टाइप एक होता है जहां पर कि आपको रतन जो होते हैं कि भाई आप नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, ये पहन लो, ये भी एक रेमेडियल पार्ट है। करेक्ट, अब ये जो चीजें हैं, जब आप देखते हो कि आप एक इंसान को समझिए, एक आम इंसान को, और आप थोड़ा सा पीछे लेके चले जाइए जब लाल किताब का उदय हो रहा है, यानी कि लाल किताब पिक्चर में आ रही है, अंग्रेजों का जमाना है, जी, एस्ट्रोलॉजी के उपाय करना कितने लोगों के बस की बात है, कितने लोगों के पास वो उच्चारण है कि वो मंत्रों का सही उच्चारण कर पाएंगे। राइट, आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी आप 1.25 लाख मंत्र पढ़ लीजिए, उससे ये ठीक हो जाएगा। सामने वाला बोलता है जी मैं तो कैसे पढ़ पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुश्किल है, आज और सही उच्चारण करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो राइट, कोई बात नहीं, आप इतना पैसा दे दो, हमारा बंदा आपके नाम पर पढ़ लेगा। राइट, राइट, तब भी यही हो रहा था, हम्म, और उसके लिए पैसा जो था वो बहुत ज्यादा चाहिए था। रत्न कभी भी सस्ते थे ही नहीं, ना आज है ना पहले थे। आज भी कई लोग तो एक एक रत्न के लिए भी 5-5, 10-10 लाख रुपया चार्ज कर लेते हैं कि मैं आपको एक स्पेशल टाइम में, स्पेशल दिन पे अभिमंत्रित करके ऐसा पत्थर दूंगा कि कल ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी राइट, कॉस्ट 5 लाख है, 10 लाख है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो काम हो रहा है जिसके पास बहुत पैसा है। राइट, लाल किताब जब आती है तो जो रेमेडीज है वो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हो रही है, ओके, जो कि शायद एक गांव के अंदर जो एक साधारण व्यक्ति है, जो बहुत ही ज्यादा, जिसके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पर बात क्या हो रही है कि यार नदी के अंदर ना, एक जब गुजरोगे नदी के आगे से तो वहां पर एक तांबे का सिक्का फेंक देना। अब वो तांबे का सिक्का ये नहीं हो रहा कि वो 1 रुपया उस जमाने के हिसाब से हो रहा है, नहीं नहीं, वो शायद उस जमाने में 1 पैसा होता होगा या 1 आना होता होगा, तो वो 1 पैसे में उसका काम हो रहा है। राइट, उसको उसके लिए शायद हजारों रुपए, और आज भी वो रेमेडी वही है, तांबे का सिक्का ही फेंकना। वो तांबे का सिक्का आपको 5 रुपए में मिल जाएगा मार्केट के अंदर, 10 रुपए में मिल जाएगा मार्केट के अंदर। आज भी राइट, चांदनी चौक में जाओ, मिल जाते हैं तांबे के सिक्के बहुत सारे। आजकल अमेजोन पे भी ऑनलाइन डिमांड है, तो भाई अमेजोन पे भी आपको कितने रुपए का तांबे का सिक्का मिल जाता है आपको, शायद 30-40 सिक्के भी कोई 280 रुपए, 200-300 रुपए। तो आपकी वो जो रेमेडी है वो कितनी सस्ती है। अब किसी को बोल दिया आप ये जो लहसन की कलियां है ये दवा दीजिए, एक लहसन कितने रुपए का आ जाएगा? आज बताइए कितने रुपए का एक लहसन आ जाएगा? 10-20-30 रुपए का एक लहसन होगा बस, करेक्ट, उससे भी उपाय हो जाएगा। तो जो उपाय है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। करेक्ट, पहली चीज थी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ताकि आम आदमी भी कर सके। वहां पर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि मेरे को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए, या अपनी कुंडली में जो मेरे ये जो ग्रह है जो मेरे को थोड़ा कष्ट दे रहा है उसको ठीक करने के लिए। मेन चीज क्या है कि कम पैसे में एक इफेक्टिव उपाय हो रहा है उसके लिए। ओके, और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हैं लाल किताब के अंदर, कोई ऐसे ऐसे कोई भी उपाय नहीं है जो कि आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़े जिनके लिए। मतलब महंगे से महंगा उपाय भी शायद आप करोगे तो आज की डेट में एक जो सबसे महंगा उपाय होगा शायद मेरे ख्याल से वो होगा कि किसी को बोल दिया कि 60 ग्राम का चांदी का हाथी रख लो, तो वो 60 ग्राम चांदी, अब चांदी का रेट ही इतना बढ़ गया कि 60 ग्राम चांदी बहुत महंगी हो जाएगी। राइट, बस ये आप समझ लीजिए कॉस्टलीस्ट उपाय हो रेमेडी गया, है, मतलब ये कॉस्टलीस्ट रेमेडी है। ओके, और वो भी कोई, मेरे को नहीं लगता कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजर अपनी जेब से कोई निकाल के आपको हाथी देगा और बोलेगा ये मैंने इसको अभिमंत्रित जल से पढ़कर और ऐसे ऐसे करके इसको चार्ज करके आपको ये हाथी दे रहा हूँ। आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, और ये हाथी की कीमत 5 लाख है, ऐसा तो कोई मांगेगा नहीं, है ना। हाँ, करेक्ट, कुछ एक लोग हैं जो सोचते हैं कि भैया ज्यादा फायदा उठाया जाए, तो वो सीधा सीधा उपाय नहीं बताते कि भाई आपको ये नारियल का यूज करना है या आपको तांबे का सिक्के का यूज करना है। वो कहते हैं जी हमने एक स्पेशल पोटली बनाई है, उपाय लाल किताब का ही होता है, सामान उसके अंदर वही होना है ना, वही तांबे की गागर के अंदर हरी मूंग की दाल भर के उसको सील कर रखा है, लेकिन हमने एक पोटली बनाई है, ये पोटली आपको ये करना है वो करना है। ये पोटली आपकी 30,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की, वो पैसे कमाने का तरीके वाली बात है ना। लेकिन लाल किताब का जो एक स्ट्रांगनेस थी ना, जिस वजह से लाल किताब बड़ी तेजी से पॉपुलर हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह थी इफेक्टिव रेमेडीज। एक बहुत सस्ती थी, कोई भी एक आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी वो कर सकता था।
और दूसरा इफेक्टिवनेस बहुत हाई थी, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज थी। ओके। इस वजह से लाल किताब बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। जब पॉपुलर हुई तो जो उस वक्त जो प्रैक्टिस कर रहे थे जो और एस्ट्रोलॉजर, जिनको कि लाल किताब समझना मुश्किल था, लाल किताब को समझना आज भी मुश्किल है। यानी कि अगर आप सोचो कि मैं एक लाल किताब अमेजोन से मंगा लूं और मैं उसको पढ़ूं और मैं उसको समझ जाऊंगा, आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और जो उस वक्त किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर समझना था तो दो ही तरीके होते थे पुराने वक्त में। तो यानी कि अभी सोशल मीडिया आने से पहले दो तरीके मेजरली एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के, या तो आप किसी से जाके सीखो राइट पर्सनल लेवल पर, और या फिर आप बुक्स परचेज करो और सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी करके लाल किताब सीखना बहुत मुश्किल काम है। मतलब सेल्फ स्टडी करके आप ज्योतिष की जो दूसरी विद्याएं हैं उनको सीखना फिर भी इजी है काफी। लाल किताब को सीखना मुश्किल, क्योंकि उसकी लैंग्वेज के अंदर उर्दू के शब्द यूज होते हैं, फारसी के शब्द यूज होते हैं, और वो एक शायराना अंदाज के अंदर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लाल किताब को किसी रूहानी कुछ मतलब भूतों ने लिखा था इसको। ये इसके आजकल बहुत मतलब सोशल मीडिया पे रील्स भी है कि लाल किताब तो भूतों के द्वारा लिखी गई है, ये तो हमारे ग्रंथ से मैच ही नहीं करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, ये फाइनल है। और कई लोगों का मानना ये है कि अगर एक पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है तो कई लोग बोलते हैं फिर इसमें उर्दू के शब्द क्यों हैं, फारसी के शब्द क्यों हैं, ऐसी बात क्यों है, ये हिंदी में क्यों नहीं है। हाँ। तो इसके लिए ना मैंने बताया ना एक टाइम पीरियड है कि लाल किताब कब लिखी गई। वो लिखी गई 1939 में। और पंडित रूपचंद जोशी जी कहाँ रहते थे? वो आज का जो पंजाब है उसके अंदर रहते थे। अभी पंजाब में अगर आज भी आप जाओगे तो बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी वहां पर उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके। हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली उर्दू जो थी उस वक्त में ऑफिशियल लैंग्वेज थी। आज भी कई पुलिस स्टेशन में जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाओगे, आज की बात कर रहा हूं मैं 1939 की बात नहीं कर रहा, आज भी इतने बदलाव होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो स्पेशलाइज्ड लोग लिखते हैं। हर कोई आदमी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। और आज भी जो एफआईआर दर्ज होती है ज्यादातर स्पेशल केस में, वो उनके अंदर जो शब्द होते हैं वो वही होते हैं उर्दू के। यानी कि अगर आप वो आज भी वो एफआईआर आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा ये इसने लिखा क्या है। मतलब अभी तो बहुत इंप्रूव हो गया, अब तो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन अगर आप सिर्फ 20 साल पीछे चले जाओ, जो एफआईआर लिखी होगी आप पढ़ नहीं पाओगे ठीक से कि भाई ये बनाया गया है, इसने लिखा गया है ठीक से। क्योंकि शब्द ही वो यूज, क्योंकि दैट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें। और उर्दू कोई बाहर की लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कोई बाहर की लैंग्वेज, उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज। इंडिया में बॉर्न एंड बॉट अप लैंग्वेज है ये। तो जब आप नॉर्दर्न इंडिया में जाते हो, एक तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और खास तौर से ये जो पंजाब, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा था और पाकिस्तान वाला जो आज एरिया है उसमें भी पंजाब है, ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा पंजाब का एरिया था। ये जो रीजन है सारा का सारा नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पर उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और आम लोग उसको यूज भी करते हैं। तो मैंने बताया ना, आज भी अगर आप जाओगे तो उर्दू के न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे पंजाब में। राइट। जो कि ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि नॉर्मल पंजाबी लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। क्योंकि इसलिए भी बोलते हैं ना कि लाल किताब तो आपको घर में मंदिर रखने से भी मना करती है। तो कि हमारे ग्रंथ में कहाँ लिखा है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन लाल किताब घर में मंदिर में रखने के लिए मना करता है। जब आपको किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकना है, ठीक है ना, तो आपको उसके अंदर कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, पहली चीज। ओके। और जहां तक कमियां ढूंढने की बात है, तो आज की डेट में तो आप अगर देखो तो कई एस्ट्रोलॉजर तो आपको बृहत पराशर होरा शास्त्र, जो कि एक बड़ा प्रोमिनेंट ग्रंथ माना जाता है, या इवन फल दीपिका भी, उनके अंदर भी जो श्लोक लिखे हैं उनकी कमियां लोग बताने लग जाते हैं कि भैया ऐसा तो होता ही नहीं है, इसमें तो ये लिखा है ये बंदा राजा के समान होगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो भिखारी से भी बदतर है बंदा, या हमने तो ये पढ़ा है इसमें तो ये लिखा। कमियां किसी भी चीज में निकाली जा सकती हैं। राइट। और कमियां निकालना बड़ा आसान काम है, क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। आप एक गाना बनाओ, कमियां मैं निकाल देता हूं। आज एक फिल्म लगती है, 100 उसके रिव्यू करने वाले लोग हैं, 100 भी नहीं 1000 होंगे शायद, और सब कमियां निकाल देंगे, ऐरा गहरा नत्थू कह रहा है कि भैया इसमें ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ये गलत है। एक फिल्म बना के दिखाओ, राइट, उसके अंदर दिक्कत है, कमी निकालना किसी चीज में। अब लाल किताब के अंदर, क्योंकि ये एक, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया कि लाल किताब तो इसलिए भी कई लोग मानते हैं कि गलत है कि उसमें घर के अंदर मंदिर बनाना गलत है। राइट। पहली चीज,
इस बात को समझना, जो मैं ये नहीं कह रहा कि घर के अंदर मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ पहली चीज, सिर्फ पर्टिकुलर जुपिटर के कुछ केसेस है जहां पर वो बोला गया कि इन लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात, जहां पर बोला गया कि ये फ्रूटफुल नहीं है, वहां पर तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं अपनी रेमेडी अप्लाई करके, जो लाल किताब बोल रही है राइट, कि भाई आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। करेक्ट। ये बात अगर आप ये बोलोगे कि ये बात गलत है, अच्छा गलत तो है, मैंने चलो आपकी बात मान ली कि बात गलत है, कि जहां भी लाल किताब में ऐसी बात बोलेगी मैंने मान लिया वो गलत है, राइट। पर इस गलत और सही का फैसला कैसे होगा कि ये बात गलत है? खाली मॉरल बेसिस पे राइट और रॉन्ग का फैसला होगा? लाल किताब में 50 जगह लिखा हुआ है भाई शराब नहीं पीनी, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करनी है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, बहुत जगह लिखा है कि अगर आप धार्मिक होगे तो ही आपकी तरक्की होगी, 50 लोगों के लिए लिखा हुआ है कि आपको नास्तिक नहीं होना, ठीक है ना, बहुत सारी जगह लिखा है। राइट। उस चीज को छोड़ के जहां एक ग्रह के लिए एक जगह लिखा है कि भाई साहब आपके घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, अब बंदा कहता है बस इसीलिए लाल किताब गलत है। सिर्फ एक जगह बताया है, इतने सारे कॉम्बिनेशन में एक जगह। अब आप ये सोच के देखिए कि कोई भी चीज दुनिया में सब लोगों के लिए सही नहीं हो सकती, और वहां पर भी ऐसा नहीं है कि घर में मंदिर नहीं रखना तो ये बोला कि मंदिर जा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं बोला कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ये बोला मंदिर घर में नहीं होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बोला, वो लॉजिक समझा जा सकता है। वो क्या लॉजिक है? हाँ, अब ये बेसिकली जुपिटर 10वें घर के लिए ये बात आती है, ठीक है ना। और जुपिटर 10वें घर मतलब यूजुअली क्या होता है कि 7वें घर के जुपिटर के लिए भी है, 10वें घर के जुपिटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बात है। तो मेजरली दोनों के लिए कई लोग 7वें और 10वें के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जुपिटर वहां पर डेबिलिटेटेड है लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि लाल किताब बेसिकली 4th हाउस में जुपिटर को एक्सॉल्टेड मानती है। और नॉर्मल जब हम नॉर्मल ज्योतिष करते हैं तो हम 4th हाउस की जगह 4th राशि में जुपिटर को एक्सॉल्टेड मानते हैं। लाल किताब में 4th हाउस मींस 4th राशि है 4th हाउस में, ठीक है ना। तो 4th हाउस का जुपिटर एक्सॉल्टेड है, 10th का जुपिटर डेबिलिटेटेड है, यानी कि वहां पर नीच हो गया, एक प्रकार से शब्द है नीच, हालांकि कोई प्लेनेट नीच नहीं होता, लेकिन ये बोलने में आता है, जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है। तो अब यहां पर जब मेरा जुपिटर डेबिलिटेटेड है, मेरे को वो क्या दिक्कत पैदा करेगा, अगर मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाऊंगा, 10वां घर मेरे कर्म का घर है, तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसा इफेक्ट डालेगा मेरे ऊपर जहां पर कि मैं लोगों से काम नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे अंडर होंगे, जो मेरे साथ काम करेंगे, जब मार्केट में मैं व्यापार करूंगा। यहां पर एक शब्द आया कि भाई हाकमी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की, यानी कि अगर ये बंदा जितना ज्यादा थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होगा, जिसको बोलते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाला व्यक्ति होगा, तो इसको सक्सेस मिलेगी। राइट। लेकिन अगर ये प्यार मोहब्बत से काम करवाने की कोशिश करेगा तो ये फेल हो जाएगा। अब अगर ये बंदा बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लग गया तो ये और ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। भाई ऐसा होता है ना कि जैसे आप देखोगे ना कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक है, उसका स्वभाव बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो वो बहुत ज्यादा विनम्र हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो, रिलीजियस हो, आपके अंडर जो लोगों ने पता है यार ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो ये सोचेगा कि अरे यार इसका घर कैसे चलेगा अगर मैं नौकरी से निकाल दूंगा तो, अगर मैंने क्या कर दिया यार इसके बच्चे कैसे करेंगे। पर आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, आज टीसीएस ने इतने 1000 लोगों को निकाल दिया, ये सोचा कि उनके घर में उनके माँ बाप को दवाई कैसे मिलेगी, उनका घर कैसे चलेगा, उनके भी निकाल देती है। तो ये जो सीईओ लोग होते हैं, अगर ये ऐसे धार्मिक माइंड से डिसीजन लेंगे कि यार अगर हमने 2000 लोगों को निकाल दिया, ये बेचारे अपने घर के लोन कैसे चुकाएंगे, ईएमआई कैसे देंगे, गाड़ी की ईएमआई कैसे देंगे, तो भाई वो कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि कंपनी को तो निकालना ही है। अब कंपनी या तो वो 4-5 हजार लोगों को लेकर चले और सबके सब डूब जाए, या 4,000 में से मैं 2-2.5 हजार लोगों को निकाल दूं ताकि बाकी 2-2.5 हजार लोगों की नौकरी बच जाए। तो उसके लिए मुझे उतना ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना मेंटली, कि भाई मैं सीधा सीधा सोचूं कि यार भैया निकालने तो है, वरना भैया हम डूब जाएंगे। अब मैं एक सीईओ हूं और मेरा मन बड़ा ऐसा है धार्मिक सा, यार इसका बच्चे का क्या होगा, इसके पिताजी के बेचारे के अभी तो ऑपरेशन हुआ है, अरे यार इसकी तो अभी शादी हुई है। अगर ये सब चीजें सोचूंगा तो फिर तो वो कहानी चलेगी, कंपनी डूब जाएगी। तो इसलिए वहां पर बोला कि कई लोगों को बहुत ज्यादा धार्मिक होना, ये नहीं बोला कि आप मंदिर मत जाओ। 10वें घर के जुपिटर वाले व्यक्ति को कहीं नहीं बोला गया कि भाई आप भगवान को मानो ही मत, ऐसा नहीं बोला बिल्कुल भी कहीं पर भी।
किसी को भी ये नहीं बोला गया लाल किताब के अंदर, एक जगह भी कोई बता दे लिखा हुआ है कि आपको नास्तिक होना चाहिए, ये नहीं बोला कहीं पर भी एक शब्द। सिर्फ ये बोला है कि घर में मंदिर और बाहर मंदिर में। और टेक्निकली सोचिए, घर में मंदिर अगर होता है, जब हम वास्तु भी पढ़ते हैं तो वास्तु में जो मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण, एक गांव है उसके अंदर एक मंदिर बनाया गया, उस मंदिर के बहुत सारे पर्पस है पूजा पाठ के अलावा भी, कि वहां पर सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, सुबह आरती होगी, शाम को आरती होगी, लोग इकट्ठे होंगे, आपस में मिलेंगे, कोई सी चर्चा होनी होगी तो वहां पर चर्चा हो सकती है, कोई समाज को डिसीजन लेना है तो वहां डिसीजन हो सकता है, राजा को कोई अपना मैसेज पहुंचाना है तो सिर्फ वो एक मंदिर में शाम के वक्त आरती के वक्त भी अगर एक मुनादी हो जाएगी तो उससे सबको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। आज की तारीख में क्या है, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर हो सकता है 2000 मकान होंगे नोएडा की एक सोसाइटी में, या 1000 मकान होंगे और एक मंदिर भी होगा, लेकिन उस मंदिर के अंदर शाम को आरती के वक्त आपको 2 लोग नहीं दिखेंगे। हाँ, करेक्ट, सही। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोच रहे हैं हमने तो अपने घर में दिया जला लिया, बस हमें जाने की क्या जरूरत है। हाँ, करेक्ट। तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी क्या है वहां पर? अब सोचिए कि अगर ये 1000 लोग शाम को मंदिर में होते तो वहां क्या नजारा होता? क्या वो ज्यादा अच्छा है कि हम सब लोग शाम को जाकर मंदिर में एक जगह होते, या हमने अपने अपने घर के अंदर बैठ के पूजा कर ली और सामाजिक तौर पे हमारा भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है? बेसिकली तो इसके पीछे लॉजिक है भी, है ये भी लॉजिक है कि देखिए, मंदिर अगर आप पुराने उसमें जाएंगे वास्तु के अंदर, तो राजा के महल में भी मंदिर नहीं होता। कई आप जयपुर में जाके किले वगैरह भी देख लीजिए, वो राजस्थान में बहुत सारे किले हैं। राजा का जो अपना जो एरिया है, कंस्ट्रक्टेड पार्ट जहां पर वो रह रहा है, वो उससे हटकर किले में, आपने देखे होंगे कई आप किले देखने को है कि वो जो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है वहां राजा जी जाते थे। करेक्ट। तो राजा के लिए भी तो कन्वीनियंट था ना, वो अपने पास ही मंदिर बना लेते। वो क्यों जाते थे वहां पर भी? आपने देखा होगा ना, किले में भी मंदिर अलग से अलग ही होता है, ये मंदिर है, यहाँ पर पूजा होती थी, राइट। ये रहने की जगह अलग है, मंदिर की जगह अलग है। तो बेसिकली मंदिर का पर्पस जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि हमने घर में मंदिर बनाया पूजा पाठ कर लिया, बट जब हम एक मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक फीलिंग होती है, हम लोगों से भी मिलते हैं, करेक्ट, एक माहौल बनता है। अब आप सोच के देखिए कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, आपका एक माहौल बनता है ना, आप भी उनके साथ जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलते हैं। अब आप सोचो कि आप अकेले ही जा रहे हो बस, पूरे रास्ते में ना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, आप खुश हो जाओगे कि अरे पूरा रास्ता खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, भाई मैं तो भागता हुआ चला जाऊंगा। नहीं, आपको आनंद ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। आनंद लोगों के साथ है। तो वही जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं नहीं। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, एक और भी है कि जैसे मैंने बोला कि 7th हाउस के लिए भी बोला गया। अब 7th हाउस शुक्र का है, शुक्र आपकी घर गृहस्थी है। करेक्ट। शुक्र और बृहस्पति आपस में एनिमिटी रखते हैं। मैं लाल किताब के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। शुक्र और बृहस्पति आपस में थोड़ी एनिमिटी रखते हैं। और 7th हाउस शुक्र और बुध का पक्का घर है। लाल किताब में कॉन्सेप्ट होता है पक्का घर, उसका पक्का घर है। बुध भी बृहस्पति का शत्रु है और शुक्र भी है। जब बृहस्पति इनके घर में जाकर बैठ रहा है तो ये मेरी शादी का भी घर है, घर गृहस्थी को भी दिखा रहा है मेरी। अब अगर मैं बृहस्पति को और बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि बृहस्पति तो मेरा बैठा हुआ ही है शादी के घर में, शुक्र को डिस्टर्ब भी कर रहा है कहीं ना कहीं, शुक्र के साथ वो एंटी है, उसी के घर में बैठा हुआ है, और मैं उसको और बढ़ाता जाऊं, यानी कि मैं और ज्यादा अपने घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल बना लूंगा। देखिए यहां पर भी ये नहीं बोल रहे कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, फिर समझ लीजिए ऐसी कोई बात नहीं हो रही, जैसे बोलिए घर के अंदर। और यहां पर ये भी बोल रहे हैं कि जब ये लोग, और ये लोग चेक कर सकते हैं, ये लोग जब गुरु धारण करते हैं ना तब भी इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ये गुरु का मतलब हो गया जो दुनियावी गुरु, जैसे किसी ने अब मैं किसी का नाम लूंगा तो थोड़ा हो जाएगा, जैसे बहुत सारे आज की डेट में हैं महाराज जी, जिनको गुरु मान लिया जी मैंने, जिस दिन ये गुरु धारते हैं तब भी दिक्कत होती है इनकी। भले ये समझ पाए उस चीज को या ना समझ पाए, दिक्कत तो हो ही जाएगी। क्योंकि जब बृहस्पति का हिसाब किताब बढ़ता जाएगा तो वो जो शुक्र का हिसाब किताब है वो बढ़ता जाएगा, खराब करता जाएगा। तो अब होगा क्या कि शुक्र क्या है, शुक्र आपका वैभव है, आपके लिए लग्जरी है।
आपकी कुंडली में आपकी पत्नी को दिखाता है शुक्र, ठीक है ना, यानी कि पत्नी की कुंडली में पति भी है और पति की कुंडली में पत्नी भी लाल किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप और आपके वैभव में कमी लाएगा। इसलिए कई लोग ऐसे में फाइनेंशियल लॉसेस भी सफर करते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत आती है। वहां पर बोला गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि भाई सबको बोला पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, आप भगवान को मानो, और उल्टा लाल किताब में ज्यादातर ये जगह बोला कि भैया अगर आप नास्तिक होगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इस जगह पे आपका ये प्लेनेट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये चीज ज्यादा बोली गई है। तो ये मिसकंसेप्शन वाली थोड़ी सी है। हाँ। लाल किताब को लेकर नहीं, अगर आप ये बोलेंगे कि लाल किताब में क्या ऐसा लिखा गया है कि भाई मंदिर नहीं जब होना चाहिए घर के अंदर, हाँ तो ये ठीक है, ये बात ठीक है कि ऐसा है, लेकिन उसके बेसिस पर आप ये मत बोलो कि ये गलत किताब है। आपने पूरी की पूरी जो एक बुक है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, पूरी एस्ट्रोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया सिर्फ एक पॉइंट पर आकर। क्योंकि कुछ मैंने रील्स भी देखी है, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं, और वो जैन है, ठीक है। तो जब ये बात हम कोर्स में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है, घर में तो मंदिर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अब जो लिखा है, मैं क्योंकि देखो मैं एक टीचर हूँ, करेक्ट, तो मैं किताब को तो ओवरराइड नहीं कर सकता। भाई पढ़ाऊंगा तो मैं वही जो लिखा होगा, ठीक है ना भाई। मेरी और मैंने किताब नहीं लिखी कि मैं इसे बदल दूं, बिल्कुल जो है पढ़ाऊंगा तो वही, ठीक है। तो मैंने कहा देखो अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो आप जो मैं अगर मेरी बात भी आपको क्लियर नहीं हो रही तो लाल किताब एक जगह लिखती है शुरुआत में कि जो व्यक्ति पढ़ेगा ना, जो व्यक्ति पढ़ेगा और बार बार पढ़ेगा तो उसके मन में जो डाउट आएंगे वो लाल किताब खुद ही उजागर कर देगी उसके सामने, मतलब आपकी आंखों के सामने वो चीज आ जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ऐसा बोलती है। तो अब हुआ गया कि उनके कोई गुरुजी हैं, तो ये जो व्यक्ति है जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, क्लाइंट भी हैं, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, यानी कि बड़ा दया धर्म दान का, और वैसे भी जैन लोग जो होते हैं वो दया धर्म दान में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं वैसे भी। तो उनके कोई गुरु थे जो जैन गुरु होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, मैं एग्जैक्टली उनका नाम नहीं जानता। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे उनका एक वीडियो भेजा, ओके। तो उनके गुरुजी से कोई क्वेश्चन कर रहा था, ओके, कि घर में मंदिर होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो अभी वहां पर ये जुपिटर कौन से घर में है क्या है उसकी बात नहीं हो रही, तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने आंसर दिया कि क्यों होना चाहिए। अब उनको ये बात जाहिर हो गई, उनके गुरुजी ने लॉजिक दिया कि भाई क्यों नहीं होना चाहिए, उनको ये बात जाहिर हो गई अपने गुरु के थ्रू है ना। तो उनको पता चल गया, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, कह रही जैसे आपने बताया था हमारे गुरुजी तो कह रहे भाई क्यों होना चाहिए। तो मैं घर में मंदिर होने से क्या होता है, हम भगवान की उतनी सेवा कर नहीं पाते। पहली चीज ये हमें समझनी चाहिए प्रैक्टिकली। हम तो ये समझ लेते हैं मन चंगा कटौती में गंगा, ठीक है भाई जो मैंने थोड़ा सा धूप बत्ती जला दी बहुत है। पर आप ये समझिए कि जब हम कोई मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं तो हम मानते हैं ना मूर्ति के अंदर प्राण है, राइट। अब आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई हमने मूर्ति स्थापित करी अपने घर में मंदिर में और उसके अंदर प्राण है, वो मेरे माता पिता की तरह ही है भगवान जिनको मैंने मंदिर में बिठाया है, ठीक है। अब आप ऐसा समझ के देखिए कि आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, आपने उनको अपने साथ रखा हुआ है, भाई आपने रख लिया उनको, हालांकि बच्चे कभी माँ बाप को नहीं रखते, माँ बाप ही रखते, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे जवान है, लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए आपने उनको रखा हुआ है अपने साथ। अब आपने उनको रख तो लिया अपने साथ, लेकिन आप खा रहे हो खाना उनको दे नहीं रहे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो उनको पहना नहीं रहे। अब आप ये बताओ कि वो आपसे खुश होंगे कि नाराज होंगे आपके माता पिता? हाँ, बुरा तो लगेगा, नाराज ही होंगे, नाराज होंगे ना। आप ये समझिए जो भगवान है, मैंने मंदिर में भगवान को स्थापित करा है, तो क्या जितने लोगों ने अपने घर के अंदर मंदिर बनाए हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति रखी है, क्या वो भगवान की वो सेवा कर पा रहे हैं? नहीं हो सकती। और आज की तो लाइफ बहुत फास्ट है, नहीं कर भाई, आप कह रहे हो हो नहीं सकती, मैं कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। भाई जब मैंने श्रद्धा से भगवान को अपने घर में लाया हूं तो भाई उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उन्हें सुबह जगाना चाहिए, रात को उन्हें सुलाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, सुबह शाम को मेरे को भोग लगाना चाहिए, सुबह आरती करनी चाहिए, शाम को आरती करनी चाहिए।
जो प्रोसेस है फॉलो करूंगा। अब देखो कई लोग हैं जो लड्डू गोपाल रखते हैं अपने पास, हाँ बिल्कुल तो वो क्या सारा प्रोसेस नहीं करते, वो तो उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर खुद एसी में बैठेंगे तो उनको भी एसी में बैठाएंगे। तो क्यों नहीं करते लोग? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते क्योंकि उनको बस ये है कि हमने घर में मंदिर बना लिया। पर अगर मैं मंदिर बना के भगवान की सेवा ही नहीं कर रहा, उनको खाना भी नहीं दे रहा समय पर, उनके वस्त्र भी समय पर नहीं बदल रहा, तो फिर बात वही आ गई कि मेरे माता पिता इस बात से खुश होंगे कि मैंने उनको अपने पास रखा हुआ है, या इस बात से ज्यादा दुखी होंगे कि यार ये खुद तो खा रहा है और मेरे को पूछ भी नहीं रहा। नहीं, मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और प्रॉपर करती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना। सुबह से शाम तो तक जो एक रूटीन जो होता कर है वो पाए। फॉलो अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे घर में मंदिर होता है, आपने कितने घरों के अंदर गुरुद्वारा देखा है? नहीं देखा। नहीं होता है। अच्छा, होता है। हाँ, मैंने नहीं देखा ना। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो सिख लोग हैं उनके पास कोई पैसे की कमी है कि भाई हम घर में गुरुद्वारा नहीं रख सकते जी। पर गुरुद्वारे की बात नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी को रखना है। अब गुरु ग्रंथ साहब जी जो है वो एक प्रकार से गुरु ही हैं जो प्रेजेंट है, राइट, ठीक है ना। तो कोई भी अगर सिख व्यक्ति हैं, अगर वो अपने घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी को रखेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करेंगे। प्रॉपर रूल्स यानी कि वो पाठ भी करेंगे, भोग भी लगाएंगे, रात को सुखासन भी करेंगे बकायदा, ओके, ठीक है। सारे काम वही होंगे जैसे गुरुद्वारे में होते हैं। और जिस दिन वो नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्चुअली कई बार होता है बुजुर्गों की इच्छा होती है, बुजुर्ग लोग करते हैं कि भाई हम करेंगे, अब सेवा करेंगे, भाई अपनी जिंदगी से। अब मान लो बुजुर्ग बीमार हो गए या कुछ भी होगा और घर में कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, तो वो उसका अनादर नहीं करेंगे। वो गुरु ग्रंथ साहब जी को फिर गुरुद्वारे में जाकर दे आएंगे। ओके। तो जब काम करना है, अब इसमें ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं मैं तो घर के अंदर बड़ा मंदिर बनाऊंगा। अरे आप बहुत बड़ा मंदिर बनाओ घर के अंदर, कोई मना थोड़ी कर रहा है, पर सेवा तो पूरी करनी है। और आप बहुत छोटा मंदिर बनाओ तब भी भगवान की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा करनी, करेक्ट। ये खाली मंदिर बनाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेवा ऑब्जेक्टिव है, राइट, कि हम भगवान को कितनी श्रद्धा से उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो क्रियाकलाप है वो तो सब करनी है। अब इसीलिए भाई मैंने अगर अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब जी को रखा, ठीक है ना, तो मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा। जब मैं सेवा करने के काबिल नहीं रहा, ईश्वर ने मुझे उतनी ताकत नहीं दी, तो फिर मैं एज इट इज। अब बहुत सारे लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, वो शिवलिंग के सारे काम करेंगे बिल्कुल प्रॉपर पूरे तरीके से। और जिस दिन उनको लगेगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, वो उस दिन जाके उनको भी प्रवाहित कर देते हैं। आप देखो पूरी मूवी बनी हुई है सन्नी देओल की, कौन सी है, मोहल्ला 80। उसमें सन्नी देओल अपने घर से फिर वो शिवलिंग को निकाल के जाके प्रवाह करते हैं। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बात आप इस बात को तो दिल पे ले रहे हो कि लाल किताब में एक जगह बोला कि घर में मंदिर नहीं रखना, लेकिन क्या हम अपने घरों के अंदर मंदिर रखकर क्या ईश्वर की उस पूरी भावना के साथ सेवा कर पा रहे हैं? राइट, वो ज्यादा जरूरी है। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ तो बस मैं तो संडे के संडे एक दिन धूप बत्ती जला देता हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। ये एक्सक्यूज है, बिल्कुल। मेरे माता पिता हैं तो भाई खाना भी देना है, उनको सुलाना भी है, उनको जगाना भी है, दवाई का भी ख्याल रखना है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, राइट, और उनके वस्त्रों का भी ख्याल रखना है, हर चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे ये प्लानिटरी पोजीशन सबकी अलग अलग होती है, घर में भी 4 जने हैं, फैमिली में, तो क्या सबकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है हर एक ग्रह से, हर किसी का डेली रूटीन हर दिन? या फिर जैसे कुछ बोलते हैं कि मिथुन राशि है किसी की कैप्रिकॉर्न है या टॉरस है, तो बोलते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए ऐसा होगा या मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है। मतलब सभी के आता है कि ऐसे होते हैं, उनको ये उपाय कर लेने चाहिए। तो क्या ये सभी के, इसके पीछे क्या साइंस है? ये सभी के लिए एक जैसा है या फिर कुछ मतलब सबके लिए अलग अलग हो? भाई मिथुन राशि के 10 लोग हैं तो 10 के प्लैनेट्स भी तो थोड़े अलग अलग कैटेगरी के होंगे कुछ। नहीं देखिए, इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि मतलब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कि अगर एक हॉरोस्कोप है तो उसके अंदर जो राशियां हैं वो एक माहौल पैदा करती हैं। राशियों का काम है एक एटमॉस्फेयर पैदा करना, प्लैनेट उस माहौल के अंदर आता है। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक राशि है एरीज और उसका लॉर्ड है मार्स, तो आप ऐसा समझिए कि
मंगल जो है वो एक थानेदार है या एसएचओ है, ठीक है। ओके। और एरीज जो है ना वो पुलिस स्टेशन है, वो उसका माहौल है जहां पर वो थानेदार खुश है। पुलिस वाला तो थाने में जाके खुश होगा ना, हाँ उसे मजा आएगा ना थाने में जाके। हाँ। लेकिन अभी मैं किसी चोर को ले जाऊं थाने के अंदर तो फिर मजा आएगा? बिल्कुल। हो गएगा भाई, यहां से बाहर निकाल लो, ये तो मेरे को रोज मारेंगे पकड़ के, पीटेंगे। तो राशियां माहौल होती हैं, राइट, ओके। और उस माहौल के अंदर कुछ प्लेनेट कंफर्टेबल होते हैं और कुछ प्लेनेट कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं, आप ये जानना चाहते हैं हाँ। कि अगर एक ही राशि के बहुत सारे लोग हैं, करेक्ट, तो क्या सबके साथ एक जैसी चीजें होंगी? सबके लिए प्रेडिक्शन है सेम है? नहीं, लेकिन कहीं से स्टार्ट होता है। ये कहना बहुत आसान है कि यार एक बात बताओ, अभी हमारा एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से कम 80-90 बच्चे तो जैसे आपने बोला मिथुन राशि के होंगे। तो ये क्या 90 के 90 बच्चे एक जैसे होंगे? हाँ, क्या आज इन सबको डंडे पड़ेंगे या आज इन सबके नंबर कम आएंगे? तो ऐसा नहीं है। बट आप इस बात को समझिए कि जब हम कोई भी चीज, आप एस्ट्रोलॉजी को हटा दीजिए, न्यूमरोलॉजी को ले आइए, वास्तु को ले आइए, किसी भी चीज को ले आइए, आप उसके अंदर ना एक कॉमन पॉइंट को पकड़ते हो सबसे पहले। ओके। कि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है। जैसे कि जब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो बोलेगा जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन यहां पर न्यूमरोलॉजी खत्म नहीं हो गई, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। Okay. आदमी उन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से चलेगा, खाली इस बात से नहीं चलेगा कि वो 1 नंबर है और 1 नंबर वाले के ये 10 कैरेक्टरिस्टिक है। ये ऐसे है जैसे ABCD पढ़ना। अब आप सोच रहे हो कि अगर ये ए बनेगा तो पूरा एस से ऐसे ही लिखा जाएगा क्या? नहीं, पूरा एस से ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना, उसमें तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, सब कुछ होगा। अब ऐसे ही जब वास्तु करते हैं तो बोलेंगे कि ये दिशा है नॉर्थ, ये इस चीज के लिए कारक है। कहीं से तो मैं शुरुआत करूंगा ना एक दिशा के बारे में कि ये दिशा इस चीज की कारक है। राइट। तो सबका घर जो अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो क्या सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे? अरे नहीं बनेंगे। बाकी चीजें भी तो मैटर कर रही है, लेकिन एक जगह से तो शुरुआत करूंगा ना कि नॉर्थ, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर सबके कॉम्बिनेशन, और फिर सारी चीजें लगाकर फिर मैं बताऊंगा भाई किसको क्या चीज फायदा पहुंचाएगी। ऐसे ही कॉमन पॉइंट होगा कि भाई ये एरीज लगन का व्यक्ति है, ये कैसा होगा, वो उसका एक कॉमन पॉइंट बनेगा कि हम एक कॉमन पॉइंट डिसाइड करेंगे। जैसे हम 1 नंबर के आदमी के लिए कॉमन पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, तो अब ये एरीज है तो थोड़ा भाई स्टबन हो सकता है, इसको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा सा। अब राशियों के अंदर भी क्या होता है ना, जो उनकी जो सिंबल्स है ना वो दिखाते हैं, तो उसका जो सिंबल है वो मेढ़ा है, रैम। तो ये टकराव वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी आदत होती है मेढ़े की, वो आपस में एक दूसरे को ऐसे टक्कर मारते हैं सर से। तो ऐसा बोलेंगे कि अगर एरीज लगन का व्यक्ति है, असेंडेंट का व्यक्ति एरीज, तो वो थोड़ा गुस्सा आ सकता है उसको जल्दी। वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि यार किसी भी मामले के अंदर पुश करने वाला। क्या आपने भी ऐसी कोई पर्सनालिटी देखी है जिनके एक्चुअली में ये कॉमन पॉइंट निकल के आते हैं कि लगन में? बहुत सारे, क्योंकि देखो हम तो, मेरा तो मेन काम क्या है, मैं तो एक टीचर हूँ, राइट। ठीक है। मैं कंसल्टेशन नहीं करता एस्ट्रोलॉजी, पहली चीज, ठीक है ना। मैं कोई कंसल्टेशन नहीं करता, मेरा काम है सिर्फ सिखाना, मैं टीचर हूँ, राइट। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की जो मैं कुंडलियां देखता हूँ वो उन लोगों की देखता हूँ जिनके मैं वास्तु की कंसल्टेशन करता हूँ, राइट, ठीक है ना। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास मान लीजिए एक बैच में 100 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है उसमें एरीज वाले भी 10-15 होंगे, उसके अंदर दूसरे भी होंगे, सब होंगे, मिक्स होगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो वो लोग खुद ही बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं कि भाई ये एरीज का लक्षण है, आप में से कितने लोगों का असेंडेंट एरीज है, क्या ऐसा आप महसूस करते हो? तो खुद ही बोल देते हैं हाँ है ऐसा। हाँ, कोई बंदा बोलेगा हाँ मेरी वाइफ का है, और हाँ वो उसके साथ ऐसा है, मतलब वो कॉमन है कहीं ना कहीं, वो अगर वो चीज अगर थोड़ा बहुत, लेकिन वो सारी पर्सनैलिटी को ड्राइव नहीं करता। कुछ चीजें मैच करती हैं बिल्कुल एज इट इज, उनके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स होंगे, लेकिन हर चीज बिल्कुल सटीक वैसी 10 के 10 लोगों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी, सब कुछ एक जैसा, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो सब अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है, जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम अगर एक चीज बता रहे हैं कि ऐसा होने से ये होगा, तो हम लोगों को बोलते हैं कि भैया अगर जिसकी कुंडली में ये ग्रह यहां पर है तो पहले चेक कर लो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि खाली मैंने बोला या एक किताब में लिखा हुआ है, आप आंख बंद करके उसको मान लो, ये सही नहीं है। आप उस चीज को मानो जो आप देख पा रहे हो, राइट। यानी कि ये नहीं कि मैंने बोला, नहीं, आपने सुना,
आपके पास 10-15 लोगों की हॉरोस्कोप है, आप चेक कर पा रहे हो कि हाँ यार ये बंदा ऐसा ही है या इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उससे क्या हम किसी की एस्ट्रोलॉजिकल उसके ग्रह देखकर डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ गाइड करती है कि आप ये करो ये नहीं करो? देखो डेस्टिनी जहां तक सवाल है, कई लोग इसमें एक थोड़ा सा ये आ जाता है कि भाई ये डेस्टिनी फिक्स्ड है तो फिर हमें हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर को क्यों दिखाना एग्जैक्टली है और राइट, उपाय क्यों करने उपाय हैं। क्यों करने हैं? अगर पहली ये चीज, होना ही है तो फिर उपाय अगर क्यों होना है करना है? और अगर बदल सकती है तो फिर तो सभी की बदल सकती है। देखो पहली राइट। चीज ये है कि आपके, अगर मैं ये बोलूं कि आप इस वक्त मान लीजिए नोएडा में है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपका एक घर है, उस घर के ऊपर एक पानी की टंकी लगी हुई है, जब आप नीचे नल खोलोगे तो पानी आएगा। राइट। बियर आ सकती है, नहीं आ सकती, जूस आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, कैंपा कोला आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है, पानी आएगा। क्यों? टंकी में पानी है, पानी, करेक्ट, वो फिक्स्ड है, पानी राइट। है। तो ये तो हो गया आपकी डेस्टिनी जो आप लिखवा के आ गए। लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप नल खोल रहे हो और पानी टपक टपक के आ रहा है एक एक बूंद, ठीक है, हम ऊपर टंकी में पानी नहीं बदल रहा, वो तो पानी है, ठीक पानी है, है, हाँ। लेकिन नीचे फ्लो चेंज किया जा सकता है। ओके। नीचे एक चीज को समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए गूगल मैप आप देख रहे हो आज की डेट में, हम गाड़ी चलाते हुए गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप हमें 2-3 रास्ते भी दिखा देता है। ये 1 मिनट स्लोअर है, ये 2 मिनट फास्टर है, ये बिना टोल के है, यहाँ पर टोल लगेगा। जगह तो वहीं जा रहे हैं ना हम सब, ठीक है, लेकिन अब मेरे को लगे कि हाँ यार ठीक है, यहाँ टोल नहीं देना मुझे, यार 200 रुपए क्यों टोल दो, तो यार ठीक है, अगर ये 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे तो मैं तो यहाँ से जाऊंगा। और कोई बंदा सोचेगा यार टोल लग रहा है पर रोड क्लियर है और मेरे को जल्दी पहुंचना है, मैं यार 2 मिनट लेट वाले में नहीं जाऊंगा, मैं तो टोल से ही जाऊंगा। तो अब ये आपके पर्सनल चॉइसेस हैं। ओके। डेस्टिनी वो है जो मान लो मैं लिखवा के आया, आप कुछ भी लिखवा के लाओ, लेकिन उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइसेस है और आपके ऊपर आपकी चॉइसेस का सबसे ज्यादा प्रभाव है, आप क्या चूज करते हो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि ठीक है कि मुझे मेरे करियर में लिखा है कि मुझे बिजनेस करना है या मुझे जॉब करनी है, राइट, और मैं जॉब कर रही हूँ और लिखा हुआ है बिजनेस करना है, अगर मैं बिजनेस करूँ तो ज्यादा फ्लरिश करूंगी, हाँ, तो यहाँ पर आप समझिए ना कि एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट आपको मिल सकता है कि आप ये समझ सकते हैं कि भाई मेरे को बिजनेस करने से क्या ज्यादा लाभ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आपको बिजनेस करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपके बिहाफ पर बिजनेस नहीं करवा सकता। राइट। आप ये बोलोगे कि अच्छा मैंने बिजनेस कर लिया, अब आप मेरे को रेमेडी बताओ कि बस कल से ही मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाए, मजा आ जाए। तो भैया वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपका बिजनेस कैसे चलाएगा अगर आपको बिजनेस चलाना ही नहीं आता? तो आप कितनी मर्जी रेमेडी कर लो, अगर आपको आता ही नहीं वो काम, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली गाइड ही कर सकती है, डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसकी जॉब चली गई किसी वजह से, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई जॉब वॉब नहीं है यार, देख ले थोड़ा बहुत बता दो। ठीक है, बता दिया कि भाई ये उपाय कर लो, जॉब लगने में आसानी हो सकती है, अगर ईश्वर ने चाहा तो जॉब लग जाएगी। देखिए उपाय भी ना, आप ये समझिए कि एक प्रार्थना है, उपाय कोई ये नहीं है कि मैंने बोल दिया हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया और हो जाएगा, या मेरे पास आ जाओ 100% गारंटीड इलाज, मैं तो भैया अगर एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा, शादी हो ही जाएगी, नौकरी हो ही जाएगी, तो भाई मैं तो भगवान बन जाऊंगा। लोग मंदिर के बाहर भी तो जाकर यही कर रहे हैं कि भैया भगवान हमारी नौकरी लगवा दे, बच्चे की शादी नहीं हो रही वो जाके जल चढ़ा रहा है। करेक्ट। तो पहली चीज उपाय बताना और उपाय की सक्सेस दो अलग चीजें हैं। जैसे कि हमारा काम है कि हमने किसी का हॉरोस्कोप देखा और उपाय बताया जी, उपाय एक प्रार्थना है कि मैंने ये चीज अपनी तरफ से ठीक करी। ईश्वर का काम है उस रिजल्ट को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। वी ट्रीट ही क्योर। ओके। डॉक्टर 100 लोगों का ट्रीटमेंट करता है, 100 के 100 कभी नहीं बचते। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में टीबी से किसी की डेथ नहीं होती। टीबी की मेडिसिन है साइंटिफिकली, राइट, और टीबी सबका ठीक हो सकता है। आप चेक कर लो इंडिया में हर साल टीबी से कितने लोग मरते हैं। जब दवाई है, डॉक्टर है, तो लोग क्यों मरते हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, या तो फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो सही है, तो फिर आप ये बताओ ना कि कई, अच्छा चलो ठीक है, आप ये मान के चलो कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने 50 ऑपरेशन कर रखे हैं हार्ट के, फिर भी जाकर एक 51वां आदमी तो मरता ही है ना, नहीं तो 52वां मरता है, 53वां मरेगा।
क्यों मर जाता है? पर डॉक्टर का काम ये नहीं है कि डॉक्टर आपको जिंदगी देगा, नहीं, डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, राइट ट्रीटमेंट करना। ठीक ना करना तो वो ईश्वर के हाथ में। करेक्ट। नहीं तो किसी डॉक्टर के घर में किसी की मृत्यु ना हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी वास्तु वाले के घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। मैं तो आपके चैनल में बैठा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई अगर मेरे बच्चे भी घर में बीमार होते हैं तो मैं तो उनको लेके डॉक्टर के पास जाता हूं। पहले ये थोड़ा ना कि चलो उपाय करते हैं। करेक्ट। तो पहली चीज ये समझने वाली है कि उपाय ये नहीं है कि हर चीज का एक उपाय है और ये उपाय कर लेंगे तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। उपाय करने से रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, हाँ हो सकती है, 100% होगी ही होगी, ये बात गलत है। ये और उपाय करने के बाद भी सब कुछ डिसाइडेड है कि भाई आपको भगवान से प्रार्थना तो करनी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब यही चीज को समझिए, कई लोग बोलेंगे अगर ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, कोई मान लो आपका पॉडकास्ट देख रहा है, उसके दिमाग में भी आएगा जब ईश्वर की मर्जी के बिना होता ही नहीं तो हम उपाय क्यों करें? बिल्कुल। फिर हम ईश्वर से प्रार्थना क्यों ना कर लें? बिल्कुल। तो फिर ऐसा ये भी तो मानिए ना, फिर आपको हार्ट अटैक आया तो फिर भी आप ईश्वर से प्रार्थना ही कर लीजिए, डॉक्टर के पास मत जाइए। भाई जो लोग ये मानते हैं कि भैया अगर ईश्वर से प्रार्थना करने से काम बनना है, ठीक है, हमें किसी उपाय की क्या जरूरत है, तो ठीक है, वो तो फिर आपका हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, क्या उसमें ईश्वर का कंट्रीब्यूशन नहीं मानते आप? बिल्कुल, ईश्वर का भी और डॉक्टर का भी है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर का भी है और ईश्वर का भी है। और एस्ट्रोलॉजर का मत मानिए, मैं ये नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजर का, एक रेमेडी। अब जैसे मान लो अगर मैं किसी को कोई रेमेडी बता रहा हूँ, सपोज मान लो मैं अपने क्लाइंट को किसी को कोई रेमेडी बता रहा हूँ, तो मेरा कोई योगदान नहीं है। रेमेडी तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब लिखी, उन्होंने बताई, ठीक है। रेमेडी हो सकता है किसी ऋषि मुनि ने बताई है हमें कि भाई यहाँ पर ये मंत्र का उच्चारण किया जाए, क्रेडिट तो उनका है, हम तो सिर्फ आगे उस जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हमने थोड़ी इजाद करा है। ये भी अच्छी बात है कि आप वो नॉलेज आगे दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हो। या ठीक है, मैं किसी को फ्री में भी नहीं दे रहा उसका पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि बहुत महान काम है, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। जैसे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक आदमी जॉब करता है, वैसे मेरी भी एक जॉब है, मैं उस जॉब को कर रहा हूँ, जैसे सभी प्रोफेशनल लोग अपना अपना काम करते हैं। मेरा काम है लोगों को सिखाना, पढ़ाना, मैं बस पढ़ाता हूँ। लोगों का काम है कि जो मैंने पढ़ाया उसको वेरीफाई करे, उसकी सत्यता की जांच करे, और अगर उन्हें लगे कि भाई जो उन्होंने सीखा, समझा, पढ़ा वो चीज काम करती है तो वो उसको विश्वास करें। अगर उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सीखा, समझा, पढ़ा वो दिखाई तो नहीं दे रहा कि हो रहा है, तो उसे इग्नोर कर दे, खत्म कर दे, उसको भूल जाए, फिर वो बेकार है ना। अगर मान लो मैंने आपको कोई बात बताई, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़ी किताब में लिखी हुई है, उसको बहुत ही बड़े से बड़े व्यक्ति ने लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको 10 जगह चेक करा, और आपने देखा कि यार ये चीज तो काम ही नहीं करती, बेकार है वो, बात खत्म हो गई, सिंपल। आपके लिए तो बेकार है, कम से कम। मान लो कोई और देखता है, वो कहता है नहीं यार मैंने 10 जगह देखी, मेरे को तो लगा 10 की 10 जगह ठीक है, ठीक है, उसके लिए ठीक है भाई, आप आगे चलो, कंटिन्यू करो। और जिसको लगे कि यार मैं नहीं देख पा रहा, तो फिर कंटिन्यू करना ही नहीं, फिर हट जाओ उस चीज से, वो चीज आपके लिए है ही नहीं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने किसी को करियर का के लिए रेमेडी बताई, तो करियर के लिए आजकल बहुत लोग हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी रहते हैं कि हमारे करियर में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या करियर में बॉस से नहीं बन रही है, या करियर में उनकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेशन हो जाता है, एक जगह आके फ्रीज हो जाती है कि ग्रो ही नहीं कर पाते वो लाइफ में। तो उसके लिए कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, या फिर ऐसा कोई ग्रह है कि रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोलॉजिकली कि भाई इसके साथ ये ऐसा सिचुएशन इसीलिए हो रही है? देखिए, हर कोई कुंडली जो है ना वो यूनिक है, हर कुंडली यूनिक है, एक जैसी नहीं है। थोड़े बहुत ग्रह एक जैसे होते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रह नॉर्मल नहीं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि ग्रह एक जैसे होते हैं, लेकिन कुंडलियां सबकी लगभग उनमें फर्क होता है, ठीक है। और दूसरा फर्क होता है कि जो माहौल है, जो इस वक्त परिस्थिति है, जैसे बोलते हैं देश काल पात्र, देश काल और परिस्थिति का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अब अगर मान लो एआई की वजह से लाखों नौकरियां जानी है, तो वो जाएंगी, ये मेरे इंडिविजुअल के लिए नहीं हो रहा, ये सबके लिए हो रहा है। हाँ, उसमें से बस ये फर्क आ सकता है कि अगर 2 लोग एक बराबर कैलिबर के हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा रेमेडी कैसे काम कर सकती है करियर वगैरह के लिए। कभी भी मैं आपसे पूछता हूं,
दो लोग हैं, हम्म एक बंदे की स्किल बहुत अच्छी है, हम्म बहुत प्रोफिशिएंट आदमी है, उसको बहुत लेटेस्ट स्किल मालूम है, जैसे आजकल एआई का जमाना है तो उसको हाँ मान लो एआई स्किल भी उसकी बहुत अच्छी है। दूसरा व्यक्ति है, उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है पर रेमेडी बहुत अच्छी जानता है, हाँ, जॉब किसकी लगेगी आपके हिसाब से? आप बोलो। स्किल वाले की लगेगी भाई, जिसकी स्किल है उसकी ही वेरी लगनी गुड, चाहिए। सही बात है, लगनी भी उसी की हाँ चाहिए, उसी की ठीक है चाहिए ना? रेमेडी क्या भाई, करेगी उसने इसके अंदर? मेहनत इसके, बिल्कुल हाँ ठीक, बिल्कुल। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। अब हम ये बोलते हैं कि दोनों लोगों की स्किल एक बराबर है, हम्म, दोनों लोगों की स्किल एक बराबर है, दोनों एआई जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, दोनों परफेक्ट है। हाँ अब एक बंदा जो है उसके ग्रह फेवरेबल है, जैसे आपने बोला डेस्टिनी, हाँ उसकी किस्मत उसके साथ है, उसका भाग्य उसके साथ है, हाँ। आज का दिन उसका दिन है। अब किसकी जॉब लगेगी? उसी की लगेगी जिसकी डेस्टिनी साथ है, क्योंकि स्किल बराबर है, स्किल बराबर। हाँ स्किल बराबर है तो डेस्टिनी है अगर ना? अच्छी है तो तो plus। अभी क्या होता है कि जो एक रेस चलती है ना, हम्म, उसमें 10 लोग, अब मान लीजिए आज ओलंपिक की रेस हो रही है, तो जो हम्म। उसमें फाइनल में 8-9 लोग दौड़ेंगे ना, हम्म, उनके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि भैया 100 मीटर की रेस में जो पहला बंदा है वो उसने 8 सेकंड में पूरी करी और जो आखिरी है उसने 15 सेकंड में पूरी करी, ऐसा कभी नहीं होता। हम्म। अगर एक ने 8 में पूरी करी होगी, एक ने 7.599 ऐसा होगा, मतलब कि 0.01 सेकंड का फर्क होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन जो जीता है उसको सब जानते हैं, कार्ल लुइस, है ना, जॉनसन या कोई भी, उज़ैन बोल्ट, कोई भी। राइट। अब जब उज़ैन बोल्ट जीता था तो कोई तो सेकंड और थर्ड भी आए थे, थर्ड को कोई नहीं जानता होगा, आपको भी नहीं पता होगा कौन थर्ड आया था। तो अभी क्या है कि वो स्किल सबकी ऑलमोस्ट एक बराबर ही होती है, दौड़ने वालों की भी स्किल एक बराबर ही है, बस 0.01 का ही फर्क है। तो कई बार जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऐसी जो विद्या है, वो आपको थोड़ी सी एज दे सकती है, और वो कई बार थोड़ी सी एज ही बहुत होती है आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा बदलाव चेंजिंग लाने पॉइंट के के लिए। लिए। करेक्ट। कई बार आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी स्पोर्ट चाहिए, बहुत बड़ी स्पोर्ट चाहिए तो आपको किसी नेता का बेटा बनना पड़ेगा, आपकी डेस्टिनी वैसी अच्छी है, फिर आप कुछ भी बन सकते हो। आप बताओ कौन सी जगह का आपको क्या बनना है, आप सब कुछ बन सकते हो, बस आईएएस ऑफिसर बनना मुश्किल होगा आपके लिए, बाकी तो आप आईएएस ऑफिसर के ऊपर भी जाके बैठ सकते हो, मंत्री बन सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बन सकते हो, आपके अंदर स्किल नहीं भी है तो भी बन सकते हो। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अदरवाइज जो एक आम इंसान है उसके लिए कभी कभार एक थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जो स्पोर्ट होती है ना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि उपाय करने से 100%, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको 1% भी एडवांटेज मिलती है ना, तो वो जीत और हार का फैसला हो जाता है। राइट। और आपको एक ही बार जीतना होता है, फिर कई जगह पर आपको बार बार नहीं जीतना, तो वहां पर आपको एक एडिड एडवांटेज मिलती है। किसी किसी जगह तो आपको होता है ना, क्योंकि आम आदमी बोलता है आज यार किस्मत मेरे साथ है, तो इसका मतलब किस्मत कुछ तो रोल प्ले करती है तभी तो साथ है। और बाकी जैसे आपने बोला, मैं लाल किताब के उससे आपको बता देता हूँ, जैसे आपने बोला कि कई लोग जिनकी बॉस से नहीं बनती, तो बॉस से नहीं बनती ना, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि फिर से वही वाली बात मैं आप बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई 100 लोग ये काम करेंगे तो 100 का 100 सब सही हो जाएगा, ये नहीं। बट जहां फर्क पड़ने की बात है, जो कई लोगों ने उपाय करा भी और उपाय करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ इससे फर्क पड़ा। जब बॉस है ना, बॉस किसी भी जगह पर, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में, ठीक है। अगर मेरे बॉस के साथ बहुत दिक्कत चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा सूर्य खराब हो रहा है, या उस पर कोई एफ्लिक्शन आ रहा है, या इस वक्त वो ट्रांजिट में या कहीं से भी, लाल किताब में वर्षफल के हिसाब से खराब हो सकता है, बाकी जो लोग दूसरी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वहां पर ट्रांजिट की वजह से, बाकी वजहों से भी उसके अंदर दिक्कत। इसका ऐसा मतलब नहीं होता कि मेरा सूर्य मेरी कुंडली में बहुत अच्छा है तो हमेशा ही अच्छा रहेगा, मेरी तो मेरे बॉस से कभी लड़ाई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिट में प्लैनेट चल रहे हैं और उससे भी इफेक्ट आता है। लाल किताब में एक वर्षफल होता है, तो वहां पर वर्षफल के हिसाब से सूर्य भले ही मेन कुंडली में तो एक्सॉल्टेड है, लेकिन वर्षफल में खराब आएगा तो खराब का रिजल्ट भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि अगर भाई मेरे चंद्रमा अच्छा है तो मेरी माता तो जिंदगी भर स्वस्थ ही रहेगी, कभी बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता, वो टर्निंग। हाँ, तो इसलिए चीजें बदलती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज है कि अगर सूर्य मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है और आप एक जनरल रेमेडी करना चाहते हो, जहां पर कि भाई आपको कुछ पता नहीं है कि भाई मेरी कुंडली क्या है या कुछ भी, एक जनरल रेमेडी की बात है, तो एक आम उपाय जो लाल किताब सजेस्ट करती है वो ये सजेस्ट करती है कि आप बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। ओके, ये कोई भी कर सकता है अपने करियर, अगर दिक्कत आ रही है, करियर के, देखो लाल किताब के उपाय बड़े स्पेसिफिक हैं। हाँ। वैसे तो जन्म, क्योंकि आपने मेरे से पूछा क्या कोई उपाय हो सकता है, हाँ करेक्ट, तो मैं आपकी अन्नी तो आप कहोगे कि आपने कोई रेमेडी तो बताई नहीं,
है ना। तो मैं आपको एक जनरल, हालांकि लाल किताब के कई उपाय ऐसे हैं जो कोई भी कर सकता है। क्या हाँ, लाल किताब पढ़ के, क्योंकि उसमें ना लिखे होते हैं लाल किताब के टोटके, हाँ, टोटके कोई बात है नहीं, ना, टोटके पढ़ बोलने के में हर कोई कर सकता है, या फिर ये इंसान का गाइडेंस ही लाभ चाहिए होना चाहिए। उसे? टोटके बोल के लाभ हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जनरली किए जा सकते हैं। ओके। ठीक है, हमें अपने प्लेनेट को ठीक करने के लिए कोई भी कर सकता है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जो आपकी कुंडली के बेस्ड होते हैं। उनको, वो उपाय तभी हो सकते हैं जब कुंडली हो, उसको देख के ही किए जा सकते हैं, जनरलाइज नहीं बताए जा सकते। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि भाई ये मेरे को स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है, तो हमें पता है ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक प्लेनेट की वजह से है, अगर हम उसको थोड़ा सा खुश करें तो ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है ना, तो वहां पर हम उस उपाय को कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो ये बॉस वाला इशू आया, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेनेट जो जिम्मेदार था, हालांकि उसकी नौकरी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो वो बहुत सारी और चीजों से भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कुंडली हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ एक जनरल सी बात आई कि भाई बॉस से दिक्कत हो रही है, क्या मैं कोई ऐसा उपाय कर सकता हूँ जहां पर कि भैया मेरे को अपनी कुंडली के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वहां पर आप एक जनरल उपाय ये कर सकते हो कि बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हो। तो वहां पर लाल किताब बोलते हैं कि उससे आपका जो सूर्य है उसको लाभ मिलेगा और आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। ओके। हालांकि फिर से वही बात, जनरल उपाय नहीं होते। जनरल उपाय अगर करने हो तो बहुत अच्छे उपाय ये होते हैं कि जैसे माताएं आपकी, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, चंद्रमा अच्छा रहेगा। सूर्य है, पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, पिता का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना, उनको ज्यादा मतलब उनकी बातों को काटना नहीं, या उनको बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं बोलना, वो भी आजकल तो लोग बोल भी देते हैं, तो इसलिए वहां पर खराबी आ जाती है। हाँ, भले ही वो कितने उपाय करें। मेरी कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर उस ग्रह से रिलेटेड एक रिलेशनशिप है, अगर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोई मायने नहीं है, फिर वो खराब ही है। अगर मान लो मेरी माता तो मुझे रोज कोस रही है कि भाई ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, तो अभी मेरा चंद्रमा उच्च का है ना, इसके कोई मायने नहीं रह जाते, वो खराब ही है, खराब ही है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मंगल को भाई से जोड़ के देखा जाता है, बुध को लाल किताब में बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इन रिलेशनशिप से देखा जाता है कि भाई उनके अंदर कितनी खराबी आ रही है। जुपिटर को बेसिकली पिता भी और दादाजी, ओके, इन दो से, और गुरु, हमारे गुरु, ठीक है ना, जो भी हमारे कोई गुरु है, वो गुरु ऐसे भी हो सकते हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो भी गुरु के समान है, उनका आशीर्वाद लेने से भी जुपिटर अच्छा रहता है। अच्छा। अगर आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहते हैं तो आपका जुपिटर अच्छा रहेगा, ठीक है ना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हर, जैसे मान लो शनि है, तो शनि के लिए लाल किताब बोलती है कि भाई जो भी आपके ऑफिस में या जहां आप काम करते हो, ऐसे लोग हैं जो आपसे नीचे के लेवल पर है काफी, या कुछ ऐसे लोग हैं जो वो काम करते हैं मतलब बहुत ही लो लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को आपको कष्ट नहीं देना चाहिए। उनका अगर आप ठीक से सम्मान करते हैं, यानी कि जैसा होता है कई बार हम अपने से, कोई बंदा रुतबे में बहुत नीचे, तो उससे गाली गलौज करके भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं, उसको गुस्से से बात कर रहे हैं, उसने कुछ गलती कर दी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो बंदा बहुत ही नीचे से आ रहा है। तो वो सब नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए ऐसे लोगों को, तो आपका शनि ठीक रहता है। बाकी अगर आपके अंदर डेडिकेशन रहती है, आप बड़े फोकस्ड रहते हैं और आप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, उससे भी शनि आपका जो है वो ठीक रहता है। तो ऐसे हर प्लेनेट के लिए राहु जो है वो आपके ससुराल वालों से रिलेट करता है ना, और केतु जो है वो, मतलब अगर लाल किताब की भाषा में बोलूं तो वैसे केतु बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है, पर अभी बच्चे को खुश रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, रोज नई नई डिमांड करेगा, डांटना तो पड़ेगा। लेकिन लाल किताब में बोला गया केतु को कुत्ते से रिप्रेजेंट करा, मतलब जैसे होता है जानवरों से भी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो बेसिकली वहां पर ये बोला गया 3 दुनियावी कुत्ते हैं। ओके, 3 दुनियावी कुत्ते, जैसे दुनियावी मतलब जो दुनिया में 3 कुत्ते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर भी लाल किताब में जो लिखा है मैं उसके हिसाब से, तो जो दुनियावी कुत्ते हैं वो कौन है? बहन के घर भाई कुत्ता। अच्छा, ऐसा पंजाबी में बोलते हैं, बहन के घर भाई कुत्ता, सौरे के घर जमाई कुत्ता। मतलब ससुर के घर दामाद, बहन के घर में भाई, और नाना के घर में दोता। ये 3 दुनियावी कुत्ते लाल किताब में डिस्क्राइब करे गए। तो उनको खुश करो, अपने साले को बुलाओ खाने पर उसकी सेवा करो, या अपने दामाद को बुलाओ खाने पर, उसकी सेवा करो, उसको खुश रखो, उससे अच्छे रिलेशनशिप रखो, तो केतु ठीक रहेगा।
मतलब जनरल उपाय, जनरल उपाय ये है। रिलेशनशिप है जो एक Yeah. पर्टिकुलर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। अगर रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं तो वो प्लेनेट आपके आप- लिए अच्छा काम अच्छा। कर रहा है इन जनरल। इन जनरल आपके कर्म सबके लिए अच्छे हैं, तो इन जनरल सारे ग्रह आपके लिए हाँ, नॉर्मल सिंपल बात सिंपल समझिए सी ना बात कि है, देखिए अगर मेरे को खराब होने का पता ही एहसास हाँ। तभी होता है ना जब मेरे को कोई तकलीफ आएगी, तो मेरे को पता चल जाएगा इन लोगों से ही। कई लोग होंगे कि भैया मेरी तो मेरे भाई से बनती नहीं, तो मंगल खराब है आप। तो उसकी कुंडली में मंगल कितना भी अच्छा हो उसको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। राइट। अब उसको हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर बोले अरे भाई साहब आपका तो मंगल ऐसा है, जब मंगल की दशा आएगी आप तो ये कर दोगे वो कर दोगे। लेकिन अगर भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, भाइयों के पैसे मार रखे हैं, भाइयों से जमीन हड़प ली, भाइयों की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो उनके साथ कनिंगनेस है दिखा रहे हो, तो फिर कैसे अच्छा काम करेगा वो प्लेनेट। तो लाल किताब बोलती है कि देखो सबसे पहली चीज ये है कि अगर जो हमारे चारों तरफ लोग हैं अगर वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे अपने आप। राइट। ठीक है, और अगर हमारे चारों तरफ जो लोग हैं अगर वही दुखी रहेंगे तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? खाली इस वजह से कि मेरा सूर्य हो चुका है या मेरा शनि हो चुका है, इस वजह से तो नहीं रह सकते। तो ऐसी लाल किताब की कोई रेमेडी या कुछ ऐसा सजेशन जो लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोगों का क्राइसिस रहता है कि पैसा कैसे कमाएं। तो ऐसा कुछ जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो समझने में कि अच्छा ये रेमेडी करेंगे तो हमारा लक फेवर करे। लक फेवर करे, अच्छा। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेमेडीज ना बहुत ही पर्सनलाइज्ड होती है। मतलब कि ये जो एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप है वो क्या कह रहा है और वर्ष फल में वो प्लेनेट क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों को समझ लीजिए मर्ज करके डिसाइड होता है कि इसको क्या रेमेडी करने से लाभ मिलेगा। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि रेमेडी अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि तुम ये रेमेडी कर लो 100% तुम्हें रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो भाई फिर तो वो भगवान है। हाँ। ठीक है ना, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बस आप ये मानिए कि आप एक रेमेडी कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप की प्रेयर है, एक टाइप की अरदास है हम ऊपर वाले से कि भैया मैं ये काम अपने तरीके से इसको ठीक कर रहा हूँ, रिजल्ट देना आपका काम है, आप रिजल्ट दीजिए। तो जर्नलाइज नहीं होता, लेकिन जर्नलाइज अगर कुछ जानना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लाल किताब में क्योंकि दो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बोलते हैं फाइनेंशियल गेन्स या आपके फाइनेंसेस ठीक रहे। करेक्ट। एक शुक्र और एक चंद्रमा। ओके। ये दो प्लेनेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन जनरल। वैसे तो हर किसी कुंडली में डिपेंड करता है, तो इन जनरल तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट। मैं मैं आपके घर के हिसाब से, क्योंकि वास्तु मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बेसिकली एक वास्तु वाला ही हूँ। मैं अपने आप को कभी एस्ट्रोलॉजर वाली कैटेगरी में नहीं रखता, मैं अपने आप को हमेशा वास्तु वाला ही मानता हूँ क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत है। राइट। ठीक है ना, तो मैं कहीं लिखता भी हूँ तो अगर कोई मेरे से पूछता है आप क्या करते हो तो मैं वास्तु ही करता हूँ। ठीक है ना, तो लाल किताब का भी अपना एक वास्तु है। ठीक है, तो लाल किताब के वास्तु के अंदर जो चंद्रमा है ना वो रोशनी है, मतलब सूर्य से रोशनी आ रही है वो अलग है। चंद्रमा जो है ये जो लाइट जल रही है ना, व्हाइट लाइट, राइट राइट, ये व्हाइट लाइट ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। ओके। अब अगर मैं आपको इसका सिद्धांत समझाऊंगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर यकीन करना, नहीं, आप ऑब्जर्व करो। हर बात के अंदर ना जो बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बोल रहा है, आप उस पर यकीन मत करो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या वो राइट है या नहीं है। और अगर वो राइट नहीं लगती, बात खत्म, बात वहीं खत्म कर दीजिए, उस पर दिमाग मत लगाइए। ये नहीं कि आंख बंद करके भरोसा कर लिया ये तो बहुत बड़ा संत है यार, ये कह रहा है तो सही होगा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। हर चीज हर किसी के लिए नहीं है, चाहे कोई भी बोल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज है, लाल किताब में बोला ये व्हाइट लाइट है, ये चंद्रमा है घर के अंदर। आपके घर के अंदर क्या है? व्हाइट लाइट चंद्रमा है, काम करेगी। तो अब लाइट का आपके घर के अंदर कितना अच्छा रोल है वो डिसाइड करेगा कि आपका चंद्रमा आपके लिए क्या रिजल्ट पैदा कर सकता है। अब ये मैं वास्तु और लाल किताब, और लाल किताब का वास्तु, इसको मिक्स करके आपको एक रेमेडी समझा। राइट। अगर आपके घर में पर्याप्त लाइट नहीं है, एक तो होता है वास्तु के हिसाब से सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है नहीं, उसको हटा देते हैं अभी सूर्य की रोशनी को। अब हम सिर्फ ये वाली रोशनी पकड़ते हैं जो लाल किताब के हिसाब से चंद्रमा की रोशनी है। राइट। अगर ये लाइटिंग आपके घर में अच्छी है, अच्छी से मतलब ये नहीं कि हमने अच्छी अच्छी लाइट लगवा ली 10-10, 15-15 हजार रुपए की, लेकिन जलाते नहीं है। अच्छी का मतलब ये है कि आप उसको यूज करते हो, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। दिवाली के दिन आप दिया क्यों जलाते हो? क्या स्टोरी है?
रोशनी करते हो रोशनी ना, करते हैं, हाँ, रोशनी क्यों करते करते हो हैं आप? ताकि लक्ष्मी जी आए घर लक्ष्मी में। जी आए, वेरी गुड। राइट। तो भैया कहानी ये है कि एक सेठ जी अपना बही खाता लिख रहे थे और वो दिया जला के बैठे थे और सब हाँ। जगह अंधेरा था हाँ। क्योंकि अमावस का दिन होता है। तो राइट। लक्ष्मी जी उनके घर में आ गई क्योंकि वो दिया जला के बैठे थे, ठीक है। हम्म, तो हम सब दिवाली पे दिए रोशनी जलाते हैं। करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आ जाए, लेकिन अभी दिवाली पे सब लोग रोशनी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी किस किस के घर जा सकती है? हाँ। अच्छा, बाकी के दिन भी तो लक्ष्मी जी को कहीं जाना होता होगा, फिर बिल्कुल, किसका घर चूज करेंगी वो? जिसके घर में रोशनी होगी। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां से समझे, मतलब हाँ, लाल किताब के कॉन्सेप्ट में आता है। करेक्ट करेक्ट। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, आप रात के वक्त ड्राइव कर रहे हैं और एक के बाद एक हाईवे पे ढाबे आते हैं। राइट। एक ढाबा है जहां पर 2-4 ट्यूबलाइट जल रही हैं और एक ढाबा है जहां पर 100 जल रही हैं। गाड़ी कहां रोकोगे आप? जहाँ 100 लाइट जल रही है। जहां लाइट जल रही है वहां फ्लो ज्यादा आ रहा है, राइट। पैसा भी वही कमाएगा। जो अंधेरे में डूबा हुआ है वो चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इंसान जाते हुए भी घबराएगा कि जाऊं कि या ना नहीं जाऊं, सेफ है या नहीं है। मैं कह रहा हूं उसका खाना कितना भी अच्छा हो, हाँ। अगर 100-50 लोगों को पता है इसका खाना बहुत अच्छा है, शायद चले जाए, वरना कोई गाड़ी रोकेगा ही नहीं रुकेगा। वो कहेगा यार ऐसे ही लग रहा है, हाँ। डल सा छोड़ना, आगे चलेंगे। हाँ, डल सा ढाबा है जहां पर लाइट बहुत ही कम है, वहां पर कौन गाड़ी रोकेगा? जिसको शराब पीनी होगी। थोड़ा सस्पिशियस नेगेटिव वाले लोग नहीं रोकेंगे शराब पीनी। क्यों? क्योंकि जब हम वास्तु करते हैं तो किसी रेस्टोरेंट का वास्तु करने के लिए लाइट बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन किसी बार का वास्तु करने के लिए बहुत डिम लाइट चाहिए, अंधेरा चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति जागृत करने के लिए अंधेरा चाहिए। तो इसीलिए जब बार का वास्तु किया जाता है वहां पर बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर अंधेरा रखना पड़ता है ताकि लोग ज्यादा पिए, क्योंकि उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति जागेगी, ज्यादा शराब पिएंगे। अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो वहां लाइट ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि लोगों को अच्छा महसूस हो, लोग खाना खाएं, ठीक है ना, बढ़िया से। तो इसीलिए अब आप देखो कि आप कभी फ्लाइट में जाते हैं नॉर्मली, आपकी फ्लाइट दिल्ली के ऊपर आ गई, आप कहीं से आ रहे हैं, दिल्ली के ऊपर आपकी फ्लाइट आती है, बॉम्बे से चले थे आप, दिल्ली के ऊपर आपकी फ्लाइट आ गई। बॉम्बे से दिल्ली के बीच में कितनी जगह आपको बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है? बहुत कम पैचेस दिखते हैं ना, छोटे छोटे, कहीं 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 कहीं। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर आते हो कितनी रोशनी दिखती है आपको? बिल्कुल। अच्छा, बॉम्बे के ऊपर जाओगे तब कितनी रोशनी दिखेगी? बहुत ज्यादा। हाँ, जब जितनी मेट्रोज हैं। दुबई के ऊपर जाओगे तब कितनी रोशनी दिखेगी? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप ये मान के चलिए पैसे का फ्लो वही है जहां रोशनी है। एक गांव जो 7 बजे अंधेरे में डूब जाता है, वहां पर अरबपति लोग नहीं रह रहे बहुत ज्यादा, वहां पर वो लोग रह रहे हैं जिनको कि भैया दाल रोटी खानी है और राशन भी चाहिए और 6,000 रुपए भी बैंक में आने चाहिए, या जो भी सरकार उनकी मदद करती है। परिस्थिति वही है। राइट। और अभी आप सोच के देखिए, आप लास वेगास चले गए, कितनी लाइट है और पैसा कितना है? लोग सोते ही नहीं है, लाइट ही लाइट है। बिल्कुल। और पैसा फ्लो है, यानी कि लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जा रहे हैं। वो लाखों रुपया खर्च करने ही आ रहे हैं। तो पहले लाइट का महत्व समझना है कि ये लाइट कहीं ना कहीं उस जुड़ाव से जुड़ती है। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप वेरीफाई करो। आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो, आपको कितनी लाइट दिखती है रात के वक्त? करेक्ट। आप एक 2 स्टार होटल में चले जाओ, आपको कितनी लाइट दिखेगी रात के वक्त? हो सकता है बंद करके बैठा हो, वो कह रहा हो यार किसी आना तो है नहीं, कम से कम भाई बिजली बचा लो। राइट। पर क्या 5 स्टार होटल वाले ऐसे बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े मॉल देखो आप, उनके अंदर कितनी लाइटिंग, अगर मॉल के अंदर लाइटिंग कम हो, आप जाओगे उसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। पर जब आप देखते हो जगमगाता हुआ सा मॉल, तो आप देखते हो ना पब्लिक भी जा रही है और लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो पैसे का फ्लो बनता है। तो इसीलिए घर के अंदर भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम छोटे थे, तो जैसे जब रहते थे तो कई बार हमारी दादी वगैरह होती थी, जब लाइट जलाते थे तो बोलते थे कि भाई आप सब कमरों की लाइट ऑन कर दो शाम के वक्त एक बार थे, हाँ, है ना, चाहे वो कमरा बंद ही रहता हो। ये मैंने भी सुना अपनी दादी से, है ना, कि भाई सबका एक बार लाइट सब जगह ऑन कर दो। लाइट जानी चाहिए, चाहे भले बाद में ऑफ हो जाए, लेकिन पहले सब भैया अभी शाम का वक्त हो गया। और आप देखो पुराने वक्त में लोग लाइट के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि लाइट पहले वो मशाल से या दिए से लाइट जलती थी ना, दिए से, और दिया बेसिकली वो भगवान की पूजा का प्रतीक है ना, तो लोग दिए के आगे हाथ जोड़ते थे। अभी सोच के देखो कि हमारा माइंड इतना वो था कि जब, मतलब मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब लाइट ऑन करते थे तो आप देखो कि वो बल्ब के आगे भी हाथ जोड़ते थे,
लाइट ऑन करने का। आपने कभी नोटिस करा होगा, राइट जरूर, किया, है बिल्कुल ना? जो बिल्कुल भी लोग आपके बिल्कुल सुन भी रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि राइट उनके दादा दादी या नाना नानी, हाँ उनको देखा होगा उन्होंने राइट कि भैया वो बटन ऑन करते थे ना बल्ब का, तो बल्ब के आगे हाथ जोड़ते थे। हाँ वो बल्ब में तो कोई भगवान नहीं है, उसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? पर हम्म, वो ईश्वर का धन्यवाद है, वो भी लाइट जलते वक्त। बिल्कुल भाई 2 समय मिल रहे हैं इस वक्त, हाँ शाम के वक्त बल्ब जलाना है। लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। घर के अंदर अच्छी लाइट, आपका घर जगमगाता होना चाहिए, लाइट का अच्छा यूज होना चाहिए। और अगर वास्तु में थोड़ा और टेक्निकल जाओ तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको ये लगे कि एक लाइट मेरे को कोई ऑन रखनी है परमानेंट, ताकि हाँ लक्ष्मी जी तो कभी भी आ सकती है ना, रात के राइट वक्त कभी भी आ सकती सकती है है। तो सभी नॉर्थ, चाहेंगे सभी के घर में आ जाए तो लक्ष्मी नॉर्थ की जो लाइट है जी उसको आप अगर ऑन रखेंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा तो एक चीज हो गया ये एस्पेक्ट जो हाँ फाइनेंशियल उसके लिए। राइट दूसरा आ गया वीनस। वीनस लाल किताब के अंदर आपके घर में स्त्री है, हाँ ठीक है, किसी के भी घर के अंदर जो उनकी बीवी है वो जो है वो वीनस है। और गाय को भी वीनस माना गया, 2 चीजों को। तो किसी भी व्यक्ति के घर में उनकी वाइफ और गाय, ये 2 वीनस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। टेक्निकली इजीली समझना हो तो जिस घर के अंदर महिलाओं का मान सम्मान होगा, जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा महिलाओं के साथ, ठीक है, उनको सम्मान दिया जाएगा, महिलाएं ज्यादा खुश रहेंगी। अगर आपकी वाइफ ज्यादा खुश रहेंगी तो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वीनस बेटर होगा। वीनस बेटर होने को लाल किताब ने एक चीज से और जोड़ा, कच्ची जमीन से, कि अगर आपके घर में कच्ची जमीन है, कच्ची जमीन का मतलब कुछ हिस्सा मिट्टी वाला है जिस पे आपने सीमेंटेड नहीं करा, तो वो भी वीनस को बेटर करता है। ओके ठीक है। और घर में अगर स्त्री खुश रहेंगी, ठीक है, आपकी, तो आपकी ग्रोथ होगी, वैभव बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप गाय को कुछ चारा खिलाएं रेगुलर बेसिस पे, गाय की सेवा करें, रोटी खिलाएं गाय को या कुछ भी, जैसे पुराने वक्त में बोलते थे ना कि एक रोटी गाय की निकाल दो, एक कुत्ते की, एक कौवे की, इस टाइप से, तो आप उस चीज को माने कि आप अगर ये भी कर लें, एक जो भी आपकी पत्नी है वो आपकी पत्नी दुखी नहीं होनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए महिलाओं का घर के अंदर। और दूसरा गाय की सेवा, अगर ये 2 कार्य भी करते हैं तो वीनस आपका अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। अगर कुंडली में खराब भी है तो भी डे बाय डे इंप्रूव होगा, ठीक होगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपकी लग्जरीज बढ़ेंगी जिंदगी के अंदर। और एक लाइट, वीनस और मून सही होंगे तो वैसे फाइनेंशियल ग्रोथ हो ही जाएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। देखो मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं करता 100% हो जाएगी ये, क्योंकि मैंने बोला ना 100% बोलने का मतलब, तो वो एक वेब सीरीज है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली सेक्रेड गेम्स, उसके अंदर वो बोलता है ना, आजकल अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तो फिर तो ऐसे हो जाएगा कि भैया मेरे को लग रहा है मैं ही भगवान हूँ। मैं हम कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई कुछ है, चाहे कोई वास्तु वाला है, कोई जो भी कोई उपाय होता है, उपाय केवल एक प्रार्थना है, रिजल्ट देना वो तो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि ये काम करें, आप खुद देखेंगे। और अपने चारों तरफ देखिए कि क्या जो जगहें आपको रात में जगमगाती दिखती हैं, क्या आपने देखा है वहां पर कुछ ऐसा कि आपको ग्रोथ दिखती है? आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करें, खुद से करके देखें। अगर आपको फर्क महसूस हो तो बात सही है, वरना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप उस चीज को खुद से महसूस ना करें। राइट। अच्छा, आप वास्तु की, आप वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, तो वास्तु के हिसाब वास्तु कंसल्टेंट ही हूँ। तो वास्तु कंसल्टेशन सिर्फ वास्तु की करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं करता। सिर्फ कुछ एक केस जो ऐसे होते हैं मेडिकल इमरजेंसी वाले, तो अगर किसी का कॉल वॉल आ जाता है तो मैं उनको बता देता हूँ, उसके मैं चार्जेस तो आज तक कभी किसी से लिए नहीं। ओके, तो आप भी हेल्प कर रहे हो? नहीं, हेल्प नहीं, मतलब मेरे को लगता है मैं पैसे लेने का कोई मतलब नहीं आता, तो फिर मैं वो पैसे लेता ही नहीं। ओके, मैं सिर्फ जिनका वास्तु करता हूँ पैसे उन्हीं से लेता हूँ। राइट। बाकी तो वास्तु के हिसाब से, और जो मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब जो सीखते हैं, राइट, तो क्या वास्तु के हिसाब से आप कोई रेमेडी सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर वो डेली प्रैक्टिस करें अपने घर पर, तो वो अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी और अपने डेली जो उनके स्टार्स है उनको भी चेंज कर सकते हैं और उनके अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं? ये वही वाली बात हो गई कि आजकल वो रील आती है ना इंस्टाग्राम पे, अगर ये 3 उपाय कर लिए तो लक्ष्मी इतना बरसेगी कि संभाल नहीं पाओगे, ऐसी बातें आती है ना। ऐसा कोई उपाय तो मैं बोलूंगा कि ये ना झूठ होता है। ओके। जब तक किसी भी चीज को देखिए,
सिंपल सी बात है, हम्म। एक चीज सबके लिए काम नहीं कर सकती और कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता जो कि सब लोग कर ले तो सबके पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाएगा। राइट। ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती है, थंबनेल बनाने के लिए होती है, अपनी मार्केट बनाने के लिए होती है, ये सब बातें। ओके। ठीक है ना? ये दो उपाय, अब आप कोई भी ऐसा व्यक्ति देख लीजिए जो ये वीडियो बना रहा है, वो बोलेगा ये दो उपाय कर लोगे तो इतनी लक्ष्मी आएगी पूछो मत। अगला वीडियो होगा अगर ये आपके घर में एक चीज होगी तो आप हो जाओगे बर्बाद। फिर अगला वीडियो आएगा कि ये 3 काम कर लिए तो जिंदगी हो जाएगी ऐसी, और ये 2 काम कर लिए तो जिंदगी हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3, 2, 5 ये भी मार्केटिंग टूल है। जब तक आप एक नंबर लिखते हो ना कि 5 आदतें, तो आपको लगता है 5 मतलब फिक्स है। आप फिर लोग ना अच्छी आदतें, तो मतलब नहीं आता 2 अच्छी आदतें जो आपकी जिंदगी में, हाँ 2 भाई 2 बता। बुक्स भी लिखते हैं ना तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, 5 हैबिट्स ऑफ रिचेस्ट पीपल, चेंज योर डेस्टिनी। मतलब ऐसे। तो क्या होता है वास्तु के अंदर, अगर मैं ये बोलूंगा ना कि ये एक काम कर लिया अगर आपने अपने घर के अंदर तो इतना पैसा आ जाएगा आपके पास कि पूछो मत, तो ये झूठ है। कोई एक ऐसा काम नहीं हो सकता। ओके। एक सिस्टम सही से, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी कोई लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने का जरिया नहीं है कि भाई साहब आप आज रात को सोओगे और आप मेरे से वास्तु करा लो, मुझे थोड़े पैसे दो, कल आप जागोगे तो आप करोड़पति हो जाओगे। नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो भी काम किया जाता है वो काम का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई आपने अपने घर का एक सिस्टम ठीक करा, उससे आपके घर का जो एनर्जीज का फ्लो है वो बेटर हुआ। ये आपकी एक प्रार्थना है ईश्वर से, रिजल्ट देना। फिर मैं बोल रहा हूं बार बार कि भैया वो तो ईश्वर के हाथ में ही है। ओके। रिजल्ट वास्तु वाले के हाथ में नहीं है। कई लोग तो गारंटी भी दे देते हैं कि भाई हम तो मनी बैक गारंटी और फलाना ढिमकाना। अरे भाई अगर मनी बैक गारंटी है तो तुम भगवान, सीधा बोलोगे मैं भगवान हूं, मैंने जन्म ले लिया, देखो मैं पृथ्वी पर आ गया तुम सबका भला करने के लिए। फिर तो यही बोल दो ना, फिर बात ही खत्म हो गई। क्योंकि भगवान के मंदिर में भी तो लोग इसीलिए जा रहे हैं। आजकल ऐसे भी बहुत हैं जो मैं देखा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लिए हुए होते हैं, और आजकल जैसे के बारे में बहुत लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे भी कोई साइंस है? क्योंकि भाई मैंने बोला जी कर पाएंगे, कोई बोल रहा है नहीं कर पाएंगे, तो कोई एक तो सच सही होगा ना भाई, या तो वो करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ तो 2 में से एक बंदा तो बोलेगा मैं तो चैंपियन हूँ, देखो मेरी बात सच साबित हो गई, हाँ तो ठीक है। बट देखो इसके पीछे क्या, ये भी आप एक काम करो, सिक्का उछाल लो, टॉस करके कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 50-50 प्रोबेबिलिटी है भाई, बात फाइनल हो जाएगी। देखो पहली चीज मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और लाल किताब का यहाँ पर कोई रोल नहीं आता जब तक कि बिल्कुल सही जन्मपत्री ना हो मोदी जी की। तब भी ये कि भाई आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस वक्त इनको थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे शायद हो सकता है गवर्नमेंट इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रही है, आप पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट चैलेंजेस फेस कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आज इस्तीफा दे दिया है, नहीं। चैलेंजेस तो ठीक है, एक समय ऐसा भी था पिछले 10-12 साल में जब उनको कोई चैलेंज नहीं आया, बहुत स्मूथ चला। पिछला 1-1.5 साल कुछ ऐसा रहा कि जब गवर्नमेंट को लगातार चैलेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को अच्छे से आगे भी करे और चीजें कंटिन्यू हो सकता है। कई बार प्रेशर बन जाता है, कई बार इंसान सोचता है कि ठीक है यार मेरे इतना नाम है, इज्जत है, शोहरत है, यार अब बहुत ज्यादा ना लोग थोड़ा ऐसा हो रहा है, मेरे को मन से अच्छा नहीं लग रहा। उनकी इच्छा है, उनकी जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन जो ये तरीका है ना कि ये बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बहुत सारे लोग, वो आपको याद होगा बड़ा एक फेमस इंसिडेंट, इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और सारे एस्ट्रोलॉजर आकर बोल रहे थे कि इंडिया ही जीतने वाला है, इंडिया ही जीतने वाला है, इंडिया, और इंडिया हार गया था। बिल्कुल। तो ऐसी बातें कर कर आप रातों रात थोड़ा सा गेन भी ले सकते हो, पब्लिसिटी मिल जाती है ना। और क्या है कि आप अपनी बेइज्जती भी करा सकते हो रातों रात, क्योंकि बेइज्जती भी हो जाएगी कि भाई अगले दिन तो इंडिया हार ही गया था। बिल्कुल है ना। फिर उन सबकी 10-12 एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन गलत हो गई। और कई बार कुछ ऐसे भी था कि देखा आजकल है इंडिया के हारने के बड़े चांसेस हैं, इस बार तो हार ही जाएगा, और इंडिया जीत गई। हाँ तो मैंने देखो ये भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें एस्ट्रोलॉजी से जज नहीं हो सकती, लेकिन फिर मैंने बोला कि आप अगर हर एक चीज को सिर्फ प्लेनेट से जोड़ोगे और हर हार और जीत का, हर इंसान के लिए गए खुद के डिसीजन का, सबका ठीकरा जो है किसी प्लेनेट के ऊपर फोड़ दोगे, तो ये सही नहीं है।
भाई देखो, आपकी स्किल भी मायने रखती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको हाँ, एग्जांपल दिया था। skill, खाली ये नहीं कि भाई अब तो मेरा प्लेनेट अच्छा है, भाई मैं तो जीत के ही दम लूंगा। एक टीम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं, राइट, 11 की अलग अलग हॉरोस्कोप है, सब कुछ चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। और दूसरा स्किल, फिर से बात वही है कि मेरा हॉरोस्कोप कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर मेरी स्किल सामने वाले के मुकाबले हल्की होगी तो ठीक है, वही जीतेगा। गेम में वही होता है, जो बेस्ट होता है वो जीतता है। अभी अर्जेंटीना हार गई, बिल्कुल, स्पेन जीत गया क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था, इसलिए वो जीत गए। राइट, जब कोई व्यक्ति है ना, आप ये जरूर डिसाइड किया जा सकता है कि उनकी जिंदगी में इस वक्त ये ग्रह इस पोजीशन पे आएंगे, उनकी जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे और आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट करा था पहले भी कि भाई ये समय थोड़ा टफ रहेगा, हाँ, और हम देख रहे हैं कि टफ हो रहा है, राइट, दिक्कतें आ रही हैं, भले वो आ रही इंटरनेशनल थी, वजह है correct उसकी, है। कोई नेशनल वजह है। पर सीधा सीधा ये बोलना कि इतना टफ हो जाएगा कि ये तो आप देखना अगस्त के अंदर ये ऐसा हो इस्तीफा जाएगा। दे देंगे और ऐसा दे देंगे। इंसान की अपनी भी तो एक चीजों से लड़ने की क्षमता है, Correct. जूझने की क्षमता है। जब वो इस पद तक यहाँ तक पहुंचे हैं, तब भी तो बहुत सारी चीजों से जूझ कर ही पहुंचे होंगे, ठीक है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि डिसाइड किया जा सकता है कि डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम में वो छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं, ये डिसाइड कर पाना भाई कम से कम मैं बिल्कुल। आपको बताऊं, मेरे लिए तो संभव नहीं है, राइट, ठीक है, बता पाना। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात के लिए। बिल्कुल, और भाई हर एक व्यक्ति की अपनी नॉलेज होती है, मेरी शायद इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ही लिमिटेड है कि मैं ये नहीं बता सकता कि भाई वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम तो यही सोचेंगे कि भाई जो देश के लिए अच्छा है, अगर उनका रहना अच्छा है तो वो रहे आराम से, बिल्कुल, सालों साल रहे, ठीक है ना। तो जो चीज देश के लिए सही है वो होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वही है ultimately, राइट, राइट। ठीक है अच्छा, ना? आजकल बड़ा देखा जाता है, आजकल जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट गोइंग टू मैरी, या फिर जिनके भी न्यूली मैरिड हैं उनके डाइवोर्स के बहुत केसेस है, इसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी काम करती है? देखिए क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, एक होता है देश काल पात्र, कि एक जगह एक एटमॉस्फेयर बनता है, दूसरी जगह दूसरा एटमॉस्फेयर बनता है, तीसरी जगह तीसरा। 20 साल पहले इंडिया में डाइवोर्स इतनी कॉमन चीज नहीं थी, लेकिन यूएसए में थी, बिल्कुल, ठीक है। 10 साल पहले इंडिया में कुछ एक लोग सोचते थे कि यार शादी करें ना करें, यूएसए में तब भी बहुत ज्यादा लोग सोचते थे, राइट, आज और भी ज्यादा लोग सोचते हैं। अभी इंडिया में तो कुछ सोच ही रहे हैं ना, वहां तो कई ऐसे हैं कि भाई करनी नहीं, या यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर लोगों का अब ये ख्याल है कि भाई शादी वादी क्यों करनी है, अपना आराम से घूमो फिरो मजे करो, ठीक है। तो ये जो एक पैटर्न बनता है ना, इसके पीछे खाली ग्रहों का रोल नहीं। मैंने बताया ना कि हम हर जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी जिंदगी में या समाज में, हम उसको ग्रहों से जोड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ताकि हमें एक इजी वो मिल जाए कि यार चलो इसके ऊपर डाल दो कि ये गलती शनि की है, ये गलती राहु की है, हमारी नहीं है, तो क्या पर डिसीजन हमारे होते हैं। अब क्या है कि जब बच्चे अपने घरों में माता पिता को रोज लड़ते झगड़ते देखेंगे, लड़ाइयां झगड़े बढ़ेंगे, तो उनको लगेगा ना कि यार शादी करनी क्यों है। अगर जहां घरों के अंदर शांति है, माता पिता के बीच में प्रेम है, सब चीजें ठीक है, अब वहां पर बच्चे नहीं बोलेंगे ऐसी बातें फालतू की। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि यार हम बच्चा पैदा क्यों करें, क्योंकि वो किसी को देख रहे हैं कि कोई दुखी है। भाई उसका, मेरी एक फ्रेंड है, उसका जब से बच्चा हुआ यार वो तो पागल हो गई है, वो तो बड़ी परेशान है। अब अगर वो ये देखती कि यार मेरी एक फ्रेंड है, उसको जब से बच्चा हुआ है दे आर वेरी हैप्पी, वो तो बहुत खुश हैं तब से, तो उसको लगेगा यार हमें भी बच्चा होना चाहिए। पर वो देख रही है मेरी एक फ्रेंड है, उसको बच्चा हुआ यार वो तो बहुत दुखी है, तो ये आसपास का एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर रहा है ये सिचुएशन। मेरे ऊपर सीधा असर पड़ेगा ना, किसी ग्रह को आकर नहीं बोलना पड़ेगा। ग्रह इसके पीछे बेसिकली नहीं है, सब सिचुएशन है। ग्रह होते हैं, कुछ एक चीजें होती हैं जो मेरे माइंड में असर डालेंगी, किसी के ऊपर कम डालेंगी, किसी के ऊपर ज्यादा डालेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो रोल, लेकिन मेजर रोल है हमारे चारों तरफ जो घटना घट रही है। अब देखो, पहले लोगों को बच्चे होना, शादी, इन सब में इतना समस्या क्यों नजर नहीं आती थी। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। आप 30 साल 40 साल पीछे चले जाओ, बच्चा पैदा हुआ, वो कभी दादा दादी के पास खेल रहा है, कभी चाचा ताऊओं के पास खेल रहा है, कभी और घर में ही 10 बच्चे हैं उन्हीं के साथ लगा हुआ है। तो कोई माता के ऊपर ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रेशर बना हुआ है कि भाई इसका क्या करूं। उसको खाना खिलाने के लिए भी इतनी टेंशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कभी उसने अपने दादाजी के साथ खा लिया 2 चम्मच इसके साथ खा लिया, 2 चम्मच क्या खा लिया, पल गया। तो जो भी कोई देख रहा होगा यार बच्चे तो पल ही जाते हैं, अरे बच्चे तो अपने आप पल जाते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या, अब एक न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ,
और वो सोच रहे हैं यार बच्चा हो गया, अब इसको भैया ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब इसका भैया हमें ख्याल भी रखना है, अरे भाई ये तो रो रहा है, ये तो ये कर रहा है, इसको खाना नहीं खाता, फलाना नहीं करता, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उससे। और जॉब पे भी जा रहे हैं, उसको क्रैच में छोड़ के जाते हैं, फिर वहां से रोता हुआ लेकर आते हैं, फिर यार ये आज बीमार हो गया, छुट्टी करनी पड़ेगी, ये उनके लिए वो लायबिलिटी लग रहा है उनको। अच्छा, तीसरा बंदा जिसका भी बच्चा नहीं है वो उनको देख रहा है, कह रहा है भाई इसकी हालत तो बड़ी खराब है, भाई अपने को ये काम नहीं करना जिंदगी में। वो ऐसा अब ग्रह के ऊपर मत डालो, आप ये देखो कि वो तो दुखी आदमी को देखकर वो कह रहा है भाई ये दुख मुझे क्यों नहीं चाहिए भाई जिंदगी में अपनी। तो ये आसपास का एनवायरनमेंट ये है जो उसका माइंडसेट कर रहा है, आज इसमें कोई ग्रह का भी नहीं है। अगर एक जॉइंट फैमिली है कोई बड़ी, जी। उनके घर में अगर एक बच्चा पैदा हो जाए, हम्म, उस बच्चे को पालने में कोई ऐसा नहीं हो रहा कि माँ बाप के सर के बाल खड़े हुए हैं, ठीक है ना, करेक्ट। वो बच्चा आराम से पल जाएगा, दादा दादी चाचा ताए कोई ना कोई उसको खिला लेगा, कोई आधा घंटा पकड़ेगा, कोई आधा घंटा पकड़ेगा, कोई आधा घंटा पकड़ेगा, तो हो गए पूरे 6-7 घंटे, 6-7 घंटे सो जाएगा। राइट। लेकिन अगर एक माता को ही उसको 12 घंटे पकड़े रखना है और वो माता के पास ही बैठ के रोता रहे रोता रहे रोता रहे रोता रहे, तो भाई वो बंदा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, और उसे अपने काम भी करने। करेक्ट। अब वो फ्रस्ट्रेशन वो सबको दिखा रहा है, तो जितने लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये वो उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। भाई जिंदगी में ये काम नहीं करना, सारे काम ठीक है, इससे बचना पड़ेगा, तो इंसान घबरा रहा है। राइट। वो उसके अंदर खुशियां नहीं देख पा रहा, वो सामने वाले की परेशानियां देख रहा है। तो इससे हमारे यूथ के लिए, आज के यूथ के लिए, लाल किताब से रिलेटेड हो या वास्तु से या आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ ऐसा सजेशन आप देना चाहोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो? देखो मेरे को लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, खास तौर से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु तो चलिए एक मतलब अलग रख देते हैं, अभी किसी और दिन बात करेंगे वास्तु के बारे में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आपको ना गाइड करने का टूल है। आप उसको ना एज ए गाइडेंस टूल लीजिए, बजाय इसके कि ये करोड़पति बनने का शॉर्टकट है। अगर आप ये समझेंगे करोड़पति बनने का शॉर्टकट है तो फिर तो ठीक है, आप सोच सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि शॉर्टकट है। अब करोड़पति आप बन कैसे सकते हो उसके थ्रू, तो वो तब बन सकते हो जब आप ये समझो कि अगर मैं जो गाइडेंस है उसको सही से समझूं और ये समझूं कि भाई डूज और डोंट्स, कि भाई क्या मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे लिए क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, मेरे लिए कौन सा करियर पाथ अच्छा हो सकता है, मेरे लिए क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो जो भी कोई लोग हैं, और दूसरा मैं ये बोलूंगा लोगों से कि जो भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे हमारा वीडियो भी है या कोई रील्स है, किसी भी बात पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आपने एक वीडियो देखा, अरे यार ये बड़ी अच्छी रेमेडी बताई है, चलो यार ये तुरंत कर दो, ये मत कीजिए। इन बातों के मायने नहीं है। आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज काम करती है, ठीक है, और उसको 10 जगह चेक कीजिए। आपको लगता है चलो भाई 20 लोगों ने ये काम करके देखा, 20 में से मैंने देखा हाँ 14-15 को रिजल्ट आया, 4-5 को नहीं आया। हाँ 4-5 को नहीं आया, इसकी वजह ढूंढी जा सकती है। 14-15 को आया, इट्स मीन गुड, इट्स अराउंड 70%, 75% हो गया, तो इसका मतलब ये चीज काम करती है, फिर इसमें इंटरेस्ट लिया जा सकता है। आपने कोई बात देखी भाई, 20 बंदों ने करके देखा, 2 को तो रिजल्ट आया, क्रॉस करने का फायदा ही नहीं है कोई, ये जीरो है। 2 का हुआ होगा, अरे 2 को तो तुक्के में भी आ सकता है कोई चीज। रिजल्ट के मायने ही तब है जब आप कम से कम 60-70% तो जाओ आगे, क्योंकि 15-20%, 30% फेलियर की वजह कुछ और भी हो सकती है। राइट, ठीक है ना। तो बेसिकली उनको बड़ा सोच समझ के ही, नहीं सोच समझ के नहीं, एक चीज को पढ़े समझे, पहले उसको पढ़े समझे, एंजॉय करें, और फिर देखें कि क्या जो चीज वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वाकई काम करती है। अगर वो उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये चीज काम तो करती है, तो फिर इसका मतलब सही है। अगर आप ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि काम करती है, तो फिर वो चीज बेकार है। चाहे वो किसी भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी है, किसी भी टाइप का वास्तु है, किसी भी टाइप की न्यूमरोलॉजी है, उसके कोई मायने नहीं है कि भाई दुनियादारी है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। अगर मैं नहीं समझ पा रहा तो नहीं समझ पा रहा, मेरे लिए जीरो है वो, बात खत्म हो गई, सिंपल। तो हमेशा घड़ी डिटर्जेंट केक की तरह पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, आप विश्वास करो,
नहीं मिलता, जीरो, उस चीज राइट। के कोई मायने नहीं है। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू गेट लाइक क्लैरिटी अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और वास्तु, और हमारे यूथ को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी टू टेक अ बेटर डिसीजन। तो और अगर आप लोगों का किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सर, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट और टाइम के लिए, जो काफ़ी लोगों को हेल्प रहेगी। नहीं, धन्यवाद। अगर कुछ लोगों को हेल्प हो इससे तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति की इससे कुछ मदद मिले। तो तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आपने यू, मुझे मौका दिया। थैंक यू, राधे राधे।